वो तो अलग चीज़ हो गई फिर। ठीक है, हाँ, एक बात तो ये हो गई कि दो अलग अलग वर्ड से मिलकर के बना है, वन इज जियो। तो नॉर्मली हम जो हमारी पृथ्वी है, अर्थ है, उसको हम क्या बोलते हैं? जियो बोलते हैं। ठीक है, और ग्राफी का मीन्स क्या होता है? यस, किसी भी चीज़ के बारे में बताना, है ना। ग्राफी कहीं भी हो सकता है। नॉर्मल ग्राफ भी पढ़ते हैं हम लोग, तो वहाँ भी हम कुछ बताते हैं, समझाते हैं। दो वर्ड हैं, ग्राफी और लॉजी। उन दोनों का लगभग मतलब यही होता है टू डिस्कस, है ना, किसी चीज़ के बारे में बताना, अध्ययन करना, स्टडी करना। तो जहाँ भी लास्ट में ग्राफी आए या लॉजी आता है, बायोलॉजी, साइकोलॉजी, इसका मतलब उस चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ज्योग्राफी मतलब हो गया द स्टडी ऑफ अर्थ, पृथ्वी का अध्ययन करना। अब पृथ्वी का अध्ययन करना मतलब, तो पृथ्वी तो बहुत कुछ है और पृथ्वी के बाहर भी बहुत कुछ है। तो इसका मतलब बेशक पृथ्वी का अध्ययन है, पर पृथ्वी के सराउंडिंग्स में जो कुछ है वो, और पृथ्वी के अंदर जो कुछ है वो, उन दोनों की कंबाइन जो स्टडी है वो ज्योग्राफी कहलाती है। ठीक है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आप ये जो बोर्ड है इसको मान लीजिए कि ये पूरी दुनिया है। ठीक है, जो कुछ भी दुनिया में एग्जिस्ट करता है। दुनिया में दो ही तरह की चीज़ें हैं, एक को हम बोलते हैं मैटर, हिंदी में कहते हैं पदार्थ, और एक होता है एनर्जी, यानी कि ऊर्जा। तीसरी कोई चीज़ नहीं है। मैटर क्या होता है? जो विजिबल हो, जिसको आप देख सकते हैं, वो मैटर है। आप मैटर हैं, मैं मैटर हूँ, ये पेन मैटर है, सब कुछ यहाँ जो कुछ भी आपको विजिबल दिख रहा है, दैट इज़ मैटर। और दूसरा पदार्थ है जो है पर दिखता नहीं है, एनर्जी फॉर्म में, जैसे ट्यूबलाइट, है ना। अब यहाँ हमने स्विच ऑन किया, ये ब्लो हो गई, रोशनी यहाँ पर है, पर रोशनी हमको दिख नहीं रही है। आप रोशनी को देख नहीं सकते हैं कि रोशनी कहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, नहीं दिख रही, पर रोशनी है। सेम एज इलेक्ट्रिसिटी को आप देख नहीं सकते हैं, उसके एप्लीकेशन को देख सकते हैं। आपने स्विच ऑन किया, पंखा चालू हो गया, लेकिन तार में कहाँ गई इलेक्ट्रिसिटी दिखाई नहीं देगी आपको। तो एनर्जी जो इनविजिबल है और मैटर जो विजिबल है, इन दोनों से मिलकर के कंप्लीट यूनिवर्स फॉर्म हुआ है। हम सबके अंदर भी एनर्जी है और हम सबके अंदर भी मैटर है। जो इन दोनों का बैलेंस कर लेता है, अपार्ट फ्रॉम द सब्जेक्ट मैं कह रहा हूँ, वो बहुत सक्सेसफुल पर्सन बनता है। अगर आपने अपनी एनर्जी को और अपने मैटर को बैलेंस कर लिया, मैटर यानी कि जो आपकी बॉडी है 5 एलिमेंट से बनी है, उसको बैलेंस कर लीजिए। एनर्जी यानी कि जो आपके इमोशंस हैं, जो पावर्स हैं, उसको बैलेंस कर लीजिए। आप फिट है एकदम, आपकी लाइफ सही जाएगी, चाहे कुछ भी करें। एक एग्जांपल देता हूँ मैं एनर्जी के बारे में, फिर हम सब्जेक्ट पर आएंगे। कई बार ऐसा होता है, आप बहुत थके हुए हैं, कहते चलने की भी हिम्मत नहीं है, एक कदम भी नहीं चल सकता, बस लेट जाना है, और तभी कुत्ता आपके पीछे बढ़ जाए, तो क्या होगा? कुत्ते से तेज भागेंगे आप, है ना। तो सेम पर्सन जिसमें एनर्जी नहीं थी चलने की भी, वो भाग रहा है। या ऐसे ही आप शाम को घर गए हैं, एकदम थके हारे हैं, अब कुछ नहीं करना है, बस जा कर के सोऊंगा या नेटफ्लिक्स ऑन करके देखूंगा, पढ़ाई तो नहीं करनी होती है ना। तभी पता लगे आपको कि नहीं, घर में किसी का एक्सीडेंट हो गया, आप खाना वाना सब कुछ छोड़ छाड़ करके, सारी थकान भूल कर तुरंत एक्टिव हो जाते हैं। तो वहाँ पर क्या है, जो आपकी एनर्जी थी, जो हिडन एनर्जी थी, उसने तुरंत आपका साथ दिया। आप उसको हमेशा बैलेंस रखिए, तो आप हमेशा ही अच्छे मूड में रहेंगे, हमेशा ही एकदम एनर्जेटिक रहेंगे। तो दो चीज़ें हैं पूरी दुनिया में। तो अभी आप मानो ये जो बोर्ड है आपको दिख रहा है, दिस इज़ द होल यूनिवर्स, इसके बाहर कुछ नहीं है। ठीक है, तो तकरीबन आज से 6 अरब साल पहले, ठीक है, कितने साल पहले? हाँ, बहुत बड़ा नंबर होगा, उसमें मत परेशान होइएगा, बेसिक डेटा ध्यान रखिएगा। जो पूरी दुनिया थी उसमें सारी एनर्जी और सारा मैटर एक ही पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट था। ठीक है, एक ही पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट था। उसके बाद उसके अंदर विस्फोट होना शुरू हुआ, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोई बताएगा? एक्सप्लोजन। ठीक है, बाद में उस थ्योरी को एक नाम दिया गया प्रॉपर, जिसका नाम क्या पड़ा? बिग बैंग थ्योरी। क्या नाम पड़ा? बिग, हाँ, बिग बैंग नहीं, बिग बैंग, महाविस्फोट सिद्धांत। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, सारी एनर्जी एक ही जगह पर, सारा मैटर एक ही जगह पर कॉन्सेंट्रेट था। अब जब बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होता है तो क्या होता है, प्रेशर बढ़ जाता है। प्रेशर बढ़ा, उसके अंदर विस्फोट हुआ, और फिर विस्फोट
का सीरियल चल गया, एक के बाद एक विस्फोट, एक विस्फोट हुआ, दो चीज़ें बनी, फिर दो में विस्फोट, चार बनी, चार से फिर 16, वो क्रम चलता रहा। उसके बाद फिर यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ, हमारा यूनिवर्स बना। यूनिवर्स के अंदर फिर मैटर अलग हो गया, जो अलग अलग मैटर था वो सॉलिड फॉर्म में था, उससे प्लैनेट्स वगैरह बनने शुरू हुए, ठीक है। और जो एनर्जी थी उसने बनाया स्पेस को, यानी कि जो खाली जगह है, ठीक है। यूनिवर्स में दो ही चीज़ें हैं, या तो मैटर दिखाई देगा या खाली जगह दिखाई देगी। खाली जगह क्या है? वो एनर्जी है। तभी तो आपके फ़ोन में आवाज़ आती है। अब एक जगह टावर है और मोबाइल फ़ोन कहीं और रखा हुआ है, कोई कनेक्शन नहीं है बीच में, लेकिन तब भी वॉइस आ गई, तो कोई तो मीडियम होगा जिसके थ्रू वॉइस जा रही है। वो क्या है? वो स्पेस की एनर्जी है, ठीक है। ये बात समझ में आई? एनर्जी और मैटर दो चीज़ें थी, उनमें विस्फोट होना शुरू हुआ, तो फिर यूनिवर्स का फॉर्मेशन शुरू हुआ। ये सारा प्रोसेस लाखों साल चला, एक दो दिन में हो गया ऐसा नहीं है, लाखों साल का प्रोसेस चला, ठीक है। तो द बिगर यूनिट इज यूनिवर्स, इससे बड़ा कुछ नहीं है। मेरी हैंड राइटिंग बहुत ख़राब है क्योंकि मुझे डॉक्टर बनना था, ठीक है, तो मैं डॉक्टर नहीं बन पाया, पर मेरी हैंड राइटिंग डॉक्टर जैसी है, समझ में कम आती है, यू हैव टू मैनेज, ठीक है। सबसे पहले यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ, फिर यूनिवर्स के अंदर बहुत कुछ है। यूनिवर्स का साइज क्या है वी डोंट नो, अभी भी यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, यानी लगातार क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ये अंदाज़ा हमने कैसे लगाया? तो किसी भी जो दो ऑब्जेक्ट कोई भी है, मान लीजिए ए और बी, उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो लगातार क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। जैसे एग्जाम्पल, कोई बलून है, मान लीजिए आपने बलून को थोड़ा सा फुला दिया, उस पर आप मार्क कर दीजिए अलग अलग, आप 3-4 स्टार बना दीजिए उस पर, और फिर उसके अंदर और हम हवा भरेंगे तो क्या होगा? बड़ा हो जाएगा। जो दो ऑब्जेक्ट बनाए थे उसके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। सेम ऐसे यूनिवर्स के साथ भी हो रहा है, तो हमारा यूनिवर्स लगातार बढ़ रहा है, ऐसा वैज्ञानिक साइंटिस्ट बताते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस बढ़ रहा है इसके बेस पर, ठीक है। तो सबसे बिगर यूनिट यूनिवर्स है। अब इस यूनिवर्स के अंदर क्या है? क्या है यूनिवर्स के अंदर? बेसिक चीज़ है, पढ़ा होगा आप लोगों ने स्कूल में। क्या है? प्लैनेट्स, स्टार्स, गैलेक्सीज और हाँ एस्टेरॉइड्स, क्या बोला? डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है। तो सबसे जो बड़ी यूनिट है यूनिवर्स के अंदर दैट इज गैलेक्सी, ठीक है। यूनिवर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? ब्रह्मांड, ठीक है। जो शब्द समझ में नहीं आएगा मुझे बोल देना है, बता दूंगा मैं। कोई वर्ड अगर हिंदी में आ जाए तो इंग्लिश में बोल दूंगा, इंग्लिश में हो तो हिंदी में बोल दूंगा। गैलेक्सी को क्या बोलते हैं? आकाश गंगा, ठीक है, यस करेक्ट, आकाश गंगा। अब गैलेक्सी होती क्या है? तो गैलेक्सी इज ग्रुप ऑफ स्टार्स, तारों का समूह होती है, ठीक है। यानी कि बहुत सारे तारे किसी भी एक जगह पर हैं इकट्ठे, बहुत सारे तारे, तो उसको हम क्या बोल देंगे? ये एक गैलेक्सी है, ये एक आकाश गंगा है। अब इसके नाम में समझ में आ रहा होगा आकाश गंगा नाम हिंदी में क्यों रखा गया होगा। तो जब एंशिएंट जो साइंटिस्ट थे, जिनको उस टाइम पर ऋषि बोलते थे, उन्होंने रिसर्च करना शुरू किया। उन्होंने क्या बोला? ऐसा लग रहा है जैसे आकाश में गंगा बह रही है, क्योंकि बहुत सारे तारे हैं, तारे जो बहुत ज़्यादा ब्राइट होते हैं, जैसे सन, वो एक स्टार है ना। आप कभी दिन में सूरज को देखिए, आपकी आंखों को क्या हो जाता है? चकाचौंध सी हो जाती है ना, आंखें बंद करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। और वैसे बहुत सारे स्टार्स हो जाए तो क्या होगा, ठीक है। तो ऐसे लगभग 100 मिलियन स्टार्स की एक गैलेक्सी होती है। कितनी? 100 मिलियन। 1 मिलियन में कितना होता है इंडियन अमाउंट? 10 लाख, है ना। 100 मिलियन स्टार्स का एक ग्रुप एक गैलेक्सी कहलाता है, ठीक है। तो जब ऐसे बहुत सारे स्टार्स देखे तो लगा जैसे कि स्पेस में गंगा बह रही है, ठीक है, यानी कि स्टार्स की रिवर बह रही है, उसका नाम आकाश गंगा पड़ गया। अब ये टोटल गैलेक्सीज कितनी है यूनिवर्स में? तो ये भी लगभग 100 मिलियन ही है, क्योंकि फाइंड आउट करना मुश्किल हो रहा है कितनी है, लगातार गैलेक्सीज मिलती जा रही है, मिलती जा रही है, मिलती जा रही है, ठीक है। तो यूनिवर्स के अंदर गैलेक्सीज हैं। अगर हम इसके नंबर की बात करें, अराउंड 100 मिलियन गैलेक्सीज क्या होती हैं? दे आर ग्रुप ऑफ स्टार्स, आकाश गंगा तारों का समूह कहलाती है, ठीक है। इसके बाद फिर गैलेक्सी के अंदर क्या होगा? तो जैसा अभी आप लोगों ने बताया, गैलेक्सी के अंदर क्या होते हैं? स्टार्स होते हैं,
इनको हिंदी में क्या बोलते हैं? तारा। स्टार क्या होता है? क्या होता है स्टार? तो स्टार वो ऑब्जेक्ट होता है जिसके पास अपना हीट और लाइट हो, अपनी ऊष्मा और प्रकाश हो। क्या? यस, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके पास अपनी हीट और लाइट है, अपनी ऊष्मा और प्रकाश है, वो स्टार कहलाता है। जैसे हमारा सन, उसके पास अपनी एनर्जी है, वो हमको लाइट देता है, हमको हीट देता है। तो ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसको हम स्टार बोलेंगे या तारा बोलेंगे। अर्थ या मून ये स्टार है कि नहीं है? दोनों ही स्टार नहीं है, क्योंकि इनके पास अपनी हीट और लाइट नहीं है। ठीक है, तो स्टार मीन्स जिसके पास अपनी हीट और लाइट हो। ठीक है, ऐसे ही एक गैलेक्सी है जिसका नाम है मिल्की वे। जिस गैलेक्सी में हम रहते हैं, उस गैलेक्सी के मिल्की वे हिंदी में क्या बोलते हैं? दुग्ध मेखला। अब बोलोगे इसका क्या मतलब हुआ? तो दुग्ध मतलब दूध, वाइट, और मेखला मतलब होता है बेल्ट। ठीक है ना, वाइट तारों का समूह था तो दुग्ध मेखला नाम दे दिया गया। तो ये जो गैलेक्सी है मिल्की वे, इस गैलेक्सी के एक कोने पर एक छोटा सा स्टार है जिसको हम बोलते हैं सन या सूर्य। हम इस गैलेक्सी के सेंटर में भी नहीं है, हम इस गैलेक्सी के एक आर्म में, भुजा में, एक कोने पर एक स्टार है जिसका नाम क्या हो गया? सन, सूर्य। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? यूनिवर्स के अंदर गैलेक्सीज हैं, लगभग 100 मिलियन गैलेक्सीज हैं। उसमें से एक गैलेक्सी है जिसका नाम है मिल्की वे। गैलेक्सी क्या होती है? ग्रुप ऑफ स्टार होती है। फिर ऐसा ही एक गैलेक्सी मिल्की वे में एक स्टार है जिसका नाम है सन। स्टार्स क्या होते हैं? इनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश हो, विच दे हैव देयर ऑन लाइट एंड हीट। क्लियर है? इसके बाद जो स्टार होता है, तो हर स्टार की या जितने भी ऑब्जेक्ट हैं स्पेस में, सबका अपना ग्रेविटी पावर होता है, अट्रैक्शन पावर। ठीक है, वो चीज़ों को, जो आसपास का ऑब्जेक्ट है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखते हैं। ठीक है, सन का भी वो पावर है। स्टार्स बहुत बड़े होते हैं तो उनकी पावर भी क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है। तो हर स्टार के आसपास के जो ऑब्जेक्ट हैं वो उसकी फैमिली कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? फैमिली। ठीक है, तो जो सन है इसके आसपास जो ऑब्जेक्ट है, जो अट्रैक्टेड है, जहाँ तक उसकी अट्रैक्शन पावर या ग्रेविटेशन पावर है, वो पूरा इलाका, उसको हम बोलते हैं सोलार सिस्टम या सोलर सिस्टम, सौर मंडल। क्या बोलते हैं? सोलर सिस्टम। तो सन का अपना क्या है? सोलर सिस्टम हो गया, इसकी जो फैमिली है, या सौर मंडल हो गया। ठीक है, अब इस सौर मंडल में, सोलार सिस्टम में क्या क्या है? तो एक तो अभी आपने बताया जैसा कि प्लैनेट्स हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं ग्रह। ठीक है, दूसरे क्या हैं? सैटेलाइट्स हैं, जिसको हम बोलते हैं उपग्रह। इसके बाद क्या है? एस्टेरॉइड्स हैं, जिसको हम बोलते हैं, अब ये क्या क्या होते हैं अलग अलग मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अभी हम फैमिली की बात कर रहे हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? क्षुद्र ग्रह, यानी कि बहुत छोटे ग्रह। ठीक है, और क्या क्या है? उल्कापिंड, मेटेरॉइड्स, मिट्योर एंड मेटेरॉइड्स, मिट्योर एंड मेटेरॉइड्स, और साथ में बहुत सारे और पार्टिकल, छोटे छोटे पत्थर, छोटे मतलब 2 किलोमीटर वाले, 4 किलोमीटर की परिधि वाले, ऐसा नहीं कि छोटे डस्टर जैसे। यहाँ तक बात क्लियर हुई? कुछ कन्फ्यूजन है तो बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सर हर गैलेक्सी में अलग सन है क्या? हर गैलेक्सी में अलग सन। हर गैलेक्सी में बहुत सारे स्टार्स हैं। जैसे जो हमारी ही गैलेक्सी है, क्या नाम है हमारी गैलेक्सी का? मिल्की वे। इसमें सन जैसे 100 मिलियन स्टार्स हैं। सन बहुत छोटा सा स्टार है, इससे बहुत बड़े बड़े स्टार हैं। ठीक है, बहुत छोटा सा स्टार है सन। तो प्लैनेट्स भी हो रहे हैं और प्लैनेट्स भी है। हाँ बिल्कुल है, 9 प्लैनेट तो हमारे आसपास ही हैं। अर्थ हो गया, उसके दाएं बाएं कौन कौन है? हाँ हाँ, प्लैनेट्स तो बहुत सारे हैं, अनलिमिटेड हैं।
ये क्वेश्चन हो सकता है कि उस पर लाइफ है कि नहीं है। तो किसी और प्लैनेट पर लाइफ है कि नहीं है ये अब तक खोज नहीं हो पाई। उसी को हम लोग बोलते हैं एलियन। एलियन वर्ड का मतलब क्या होता है, जिसको हम नहीं जानते हो, है ना, या जो हमारे प्लैनेट के बाहर का हो। तो अब तक हम लोग खाली फिल्मों में देखते हैं या साइंटिस्ट के अजम्पशंस हैं, येस देयर आर एलियंस, कि हाँ एलियंस होते हैं, क्योंकि स्पेस में बहुत सारे अलग अलग साउंड्स आती हैं, तो उनको लगता है कोई और भी होगा हमारी तरीके से, किसी भी गैलेक्सी में हो सकता है, या हमारी गैलेक्सी के अंदर ही कोई और सन होगा, उसका अपना सोलार सिस्टम होगा, उसमें किसी प्लैनेट के ऊपर शायद लाइफ हो। अब वहाँ के लोग हमारी तरह होंगे, 2 हाथ 2 पैर वाले, पता नहीं, है ना, कैसे भी हो सकते हैं, वी डोंट नो अबाउट दैट। लगातार उस पर रिसर्च चल रही है। ठीक है, क्लियर है? कुछ कन्फ्यूजन किसी को? और ये बहुत बेसिक मैंने बताया है अभी आपको। ठीक है, क्या? हाँ, एक्सो प्लैनेट क्या होते हैं, वो केवल हम बात करेंगे सन के अंदर, जो सन होता है, ठीक है ना, वैसे मैं उस पर ही प्रॉपर आऊँगा। जो टोटल ये प्लैनेट्स हैं, ये कितने हैं बताओ? 8 प्लैनेट्स हैं, ठीक है, 8 प्लैनेट है। तो उसमें जो अंदर के 4 प्लैनेट हैं जो सन के एकदम पास में हैं, उनको हम कहते हैं इनर प्लैनेट्स, और बाकी के 4 को बोलते हैं एक्सो। ठीक है, वो जब मैं डिटेलिंग कराऊंगा तो बताऊंगा, अभी यहाँ जितना बताया इसमें कन्फ्यूजन है तो बताऊँ। ठीक है, अब अगर हम बात करें आपके एग्जिस्टेंस की, कि आप कितना एग्जिस्ट करते हैं इस पूरी दुनिया के अंदर, अब तो हो गया, ठीक है, अगला वाला कर दूंगा। ठीक है, तो अब अगर हम आपके एग्जिस्टेंस की बात करें, आप कितने पावरफुल हैं, ठीक है, भाई वाह, ठीक है। तो अब अगर हम आपके एग्जिस्टेंस की बात करें, आपके अस्तित्व की पावर की बात करें, तो सबसे बड़ी है यूनिवर्स। इसके अंदर भैया हैं 100 मिलियन गैलेक्सीज, इसके अंदर बहुत सारे स्टार हैं, इसमें से एक स्टार का नाम है सन, इसके 8 प्लैनेट्स हैं, इसमें से एक प्लैनेट का नाम है अर्थ। इस अर्थ के ऊपर कॉन्टिनेंट्स है, ठीक है ना, वैसे तो लैंड भी है, वाटर भी है और एयर भी है, पर कॉन्टिनेंट्स है। कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? 7। हर कॉन्टिनेंट्स के अंदर दर्जनों कंट्रीज है, उसमें से एक कॉन्टिनेंट है दैट इज एशिया। इसके अंदर बहुत सारे देश है, इसमें से एक देश है इंडिया। इसमें कितने राज्य हैं? 28 स्टेट्स प्लस में 8 क्या है? यूटीज है, ठीक है। उसमें से एक छोटा सा मैप के अंदर पिद्दा सा दिल्ली है, ठीक है। दिल्ली में जीटीबी नगर, जीटीबी नगर में करियर आईएएस में क्लास नंबर समथिंग समथिंग में आप लोग बैठे हैं। तो इतनी बड़ी यूनिवर्स में हमारी या आपकी औकात कितनी है? एक चींटी जैसी भी नहीं है, ठीक है। मतलब एक ही प्लेनेट की बात की है जिस पे 8 अरब लोग हैं, उसमें से एक आप है। तो अभी अगर आप ख़त्म, कोई फ़र्क पड़ेगा इसके ऊपर? नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो इसलिए खुद को बहुत बड़ा नहीं मानना कभी भी, ठीक है। इतने बड़ी यूनिवर्स के हम पार्ट हैं, बस इतना मान करके अगर लाइफ में जिएंगे तो बहुत अच्छी लाइफ रहती है। आप सब कुछ खुशी खुशी कर पाते हैं, और जब आप खुशी खुशी करेंगे तो बेस्ट कर पाते हैं। स्ट्रेस में कई बार क्या होता है, आप अंडर परफॉर्मर बन जाते हैं, ठीक है। जबकि कॉन्फिडेंस के साथ अगर आप करेंगे तो आप अच्छा परफॉर्म करते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया? ये बेसिक टेक्नोलॉजी ध्यान में रखिएगा। अब यूपीएससी में क्या होता है कि नॉर्मली यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते? बहुत बेसिक चीज़ें हैं, सब लोग पढ़ते हैं। हाँ, स्टेट पीसीएस अगर आप एग्ज़ाम देंगे वहाँ पर लगातार इससे सवाल बनते रहते हैं, ठीक है। तो हम यूनिवर्स को पढ़ेंगे डिटेलिंग में। उससे पहले थोड़ा सा हम एंटर करते हैं अर्थ के अंदर, क्योंकि हम रहते कहाँ पर हैं? अर्थ में रहते हैं। अच्छा, अब यहीं पे हम प्रायोरिटी डिसाइड कर लें क्या क्या पढ़ना है हमको। आप एग्ज़ाम देने वाले हैं किसका? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो आपको इंडिया की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, है ना। अगर हम ज्योग्राफी की बात करें, इंडिया की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, इंडियन ज्योग्राफी की, इंडियन हिस्ट्री की, इंडियन पॉलिटी की, सबसे ज़्यादा फोकस उसके ऊपर है, ठीक है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि आप कल को बड़ी पोस्ट पर आओ प्रमोट हो करके। मान लीजिए आप बन गए देश के एनर्जी सेक्रेटरी। अब भारत के अंदर कितने लोग रहते हैं अभी?
140 करोड़, ठीक है। केवल हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली की पॉपुलेशन लगभग 2.5 करोड़ के आसपास है। दिल्ली में लगभग 80 लाख के आसपास गाड़ी है, ठीक है। अगर रोज एक गाड़ी केवल 1 लीटर पेट्रोल भी कंज्यूम कर रही है तो दिल्ली को रोज कितना पेट्रोल चाहिए? 80 लाख लीटर, ठीक है। बाकी इंडिया की बात ही नहीं कर रहे, खाली हम दिल्ली की बात कर रहे हैं। अब वो 80 लाख लीटर पेट्रोल आपको देना है, इंडिया में तो होता नहीं इतना तेल। आप देश के एनर्जी सेक्रेटरी, आपकी जिम्मेदारी है कि हमको एनर्जी मिले, यानी कि पेट्रोल चाहिए पेट्रोल मिले, बिजली चाहिए बिजली मिले। अभी तो मैंने खाली व्हीकल्स की बात की है, अभी मैंने फैक्ट्रीज की बात नहीं की है ना, अभी मैंने बड़ी बिल्डिंग्स की बात नहीं की है। तो सबको एनर्जी देना है। अब आपको बाहर से तेल मंगाना पड़ेगा, इतनी बड़ी पॉपुलेशन का पेट भरना है, जो अनाज हमारे यहाँ नहीं होता वो आपको बाहर से मंगाना पड़ेगा। सबको रोजगार देना है, तो जो हमारे यहाँ ज़्यादा होता है उसको बाहर सेल करना है। तो कौन हमारा ग्राहक हो सकता है और किसके हम ग्राहक बन सकते हैं, उसके बारे में पता होना चाहिए। तो ओवरऑल दुनिया भर के अंदर जो हम लोग इंडिया के अंदर पढ़ रहे हैं उसका थोड़ा थोड़ा सा, फिर एशिया में कहाँ कहाँ क्या क्या अवेलेबल है उसकी ज्योग्राफी पता होनी चाहिए, और थोड़ी सी अलग अलग वर्ल्ड की, यानी कि सभी कॉन्टिनेंट्स की जानकारी। मैक्सिमम फोकस कहाँ होगा? इंडिया के ऊपर, लेकिन बाकी सबके बारे में भी हमको डिटेलिंग थोड़ी थोड़ी पता होनी चाहिए, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई? आगे बढ़े, ग्रेट। चलिए अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा अर्थ के ऊपर। आज मैं बेसिक डिस्कशन ही कर रहा हूँ चीज़ों का, ताकि आपको एक ओवरऑल ग्लिम्स मिल जाए पूरे सब्जेक्ट का, ठीक है। खैर, अगर हम देखेंगे, अभी हमने यूनिवर्स की बात की, जैसे ही हम अर्थ के पास आएंगे इस यूनिवर्स में, तो अर्थ के चारों तरफ एक एयर कवर है, उसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। हिंदी में क्या बोलेंगे? वायुमंडल, ठीक है। आप जहाँ पर खड़े हैं ज़मीन पर, यहाँ से लगभग 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक वो एयर कवर जो है बहुत डेंस है, बहुत घना है। उसके बाद वो कम होता चला जाता है। इसीलिए जब रॉकेट वगैरह बाहर भेजते हैं तो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है रॉकेट को बाहर भेजने के लिए, ठीक है। तो ये जो एयर कवर है सारा, इसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। तो अर्थ के ऊपर सबसे पहला पार्ट कौन सा हो गया? एटमॉस्फेयर या वायुमंडल जिसको हम कहते हैं। आपका सिलेबस आ जाएगा इसी में ही। ठीक है। फिर आप अर्थ के अंदर जैसे ही हम आते हैं, एटमॉस्फेयर से हमने अंदर एंटर किया, विजुलाइज करते रहिए, तो हमको क्या दिखाई देता है? क्या? जोर से बोलिए ना। नहीं, पानी दिखाई देता है। अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट बोलते हैं ना। अर्थ पर 75% क्या है? आपकी बॉडी के अंदर भी, ठीक है, 75% पानी है। तो सबसे पहले हमको पानी दिखाई देता है, उसको हम क्या बोल देते हैं जी? हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। तो सेकंड पोर्शन कौन सा हो गया? हाइड्रोस्फीयर। हिंदी में क्या बोल देंगे? जलमंडल। सब जगह पानी है, ठीक है। इस कमरे के अंदर पानी चारों तरफ है कि नहीं है? होगा? होगा नहीं, है कि नहीं है? है, ठीक है। इसको हम मॉइस्ट कहते हैं, है ना। वो वाटर वेपर के फॉर्म में थोड़ा बहुत रहता है, उसकी क्वांटिटी कम ज़्यादा होती रहती है, नमी जिसको हम बोलते हैं। जब वो बढ़ जाता है तो हमको चिपचिप सी फील होती है ना, बहुत गर्मी सी उमस सी फील होती है। तो हमारे आसपास जब पानी बढ़ जाता है हवा के अंदर तो हमको गर्मी फील होती है। जब बहुत ज़्यादा ड्राई, अभी सर्दियाँ आ रही हैं, अब देखना ऐसे ही होगा, ठीक है। क्योंकि जो नॉर्मल पानी है वो गैस कब बनता है? जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। आप पानी उबालिए तो भाप बनना शुरू हो जाता है। सेम ऐसे ही अर्थ के ऊपर भी है। अर्थ एक बहुत बड़ा बर्तन मान लीजिए, उस पर बहुत सारा पानी है। जब उस पर हीट पड़ती है तो पानी क्या होता है? भाप बनता है, गैस के फॉर्म में आ जाता है। उसी को हम लोग बोलते हैं मॉइस्ट या नमी या उमस, ठीक है। सर्दियों में क्या होता है? हीट कम मिलती है ना, तो वो पानी भी कम भाप बनता है, तो ड्राइनेस हो जाती है। फिर क्या बोलते हैं, वो सर्दियों में एक ऐड देखी थी मैंने बहुत पहले टीवी में, शायद विक्स की या वैसलीन की आती थी, वैसलीन की शायद थी, किस्मत की डिबिया खुल गई। सर्दियाँ आती हैं मतलब वो लगाते हैं, फिर हम लोग चेहरे पर मॉइस्चराइज़र लगाते हैं, क्योंकि सब कुछ ड्राइनेस हो जाता है, हाथ भी सूखे होते हैं, होंठ सूख जाते हैं, क्योंकि हमारे आसपास नमी कम हो जाती है, ठीक है। बोल दो कोई बात नहीं, समझ रहे हैं?
सब कुछ प्रैक्टिकली रिलेट करेंगे तो आसानी होगी समझने में, ठीक है। तो सेकंड बिगेस्ट थिंग, अर्थ के ऊपर जब हमने एंटर किया अर्थ के अंदर, हमको मिला बहुत सारा पानी, हाइड्रोस्फीयर, और फिर इसी पानी के ऊपर कुछ कुछ जगहों पर तैरते हुए लैंड मासेज हैं, जमीन के टुकड़े हैं, उसको हम बोल देते हैं कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो तीसरा पोर्शन क्या हो गया, कॉन्टिनेंट्स, उसको एक वर्ड देते हैं लिथोस्फीयर या स्थल मंडल, लैंड वाला पोर्शन जो है। क्लियर हो गया। अब ये तो तीन चीजें नेचुरल हैं, इसके बाद एक और चीज होती है जो चलती फिरती रहती है ना। तो ऐसी क्या क्या है चलता फिरता रहता है अर्थ के ऊपर, उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। एक एनिमल्स और दूसरे प्लांट्स, ठीक है ना। क्या, यस करेक्ट। चौथा जो पोर्शन होता है उसको हम कह देते हैं बायोस्फीयर या जैव मंडल, यानी कि जो लाइफ सरवाइव कर रही है उसको, ठीक है, जो लाइफ सरवाइव कर रही है। अब पूरे अर्थ में जितनी भी लिविंग चीजें हैं उसको दो ही पार्ट में डिवाइड किया गया है, एनिमल और प्लांट्स में, ठीक है। तो प्लांट्स क्या होता है आपको पता है, बाकी सब कुछ एनिमल है, ठीक है। आप क्या हैं, ठीक है, आप सब जानवर हैं, ठीक है। हाँ वो ठीक है, हम ह्यूमन हैं, लेकिन अल्टीमेटली अगर कैटेगरी हम देखें तो हम, है ना, एक कहावत भी है कि मैन इज अ सोशल एनिमल, मनुष्य एक सामाजिक, हाँ सभ्यता से हम प्राणी कह देते हैं, सामाजिक प्राणी है, पर अगर जानवर बोले तो वही हो गए, ठीक है। तो बायोस्फीयर यानी कि जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है, लाइफ पॉसिबल इन तीनों को मिला करके होती है, ठीक है। अगर आप खाली ज़मीन का टुकड़ा है आपके पास पर पानी नहीं है, एयर नहीं है, तो लाइफ पॉसिबल नहीं होगी, ठीक है। जहाँ पर तीनों में से कोई एक चीज़ नहीं है वहाँ पर लाइफ पॉसिबल या बहुत एक्सट्रीम हो जाएगी। जैसे हम माउंट पर जब एवरेस्ट पर जाते हैं तो जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन कम हो जाती है, एटमॉस्फेयर कम होता जाता है, और पैरेलली वहाँ पर पेड़ पौधे भी धीरे धीरे कम होते जाते हैं। एकदम हाईएस्ट पे जाएंगे, खाली वहाँ बर्फ 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 और कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इन तीनों में से एक चीज़ गायब हो गई, क्या, एटमॉस्फेयर कम हो गया, पानी भी कम हो गया, वहाँ पर बारिश भी नहीं होती, इसीलिए वहाँ पर बर्फ़बारी होती है, क्योंकि जैसे ही वो पानी गिरता तो है लेकिन ठंडक इतनी है कि वो कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड में और बर्फ़ के फॉर्म में गिर रहा होता है, ठीक है। तो लाइफ कहाँ पॉसिबल होगी, जहाँ पर ये तीनों चीज़ें एक साथ अवेलेबल होंगी, ठीक है। ये जो बायोस्फीयर वाला पोर्शन है यही एक सेपरेट सब्जेक्ट के रूप में हम लोग पढ़ते हैं, जिसको हम बोलते हैं एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, ठीक है, पर्यावरण और पारिस्थितिकी, जो पेपर 3 में है, ठीक है। तो बायोस्फीयर का ही बड़ा पोर्शन वहाँ पर आ जाता है। कुछ पोर्शन हम यहाँ भी पढ़ेंगे, ठीक है ना, जैसे फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर, लेकिन जो बाकी बड़ा पोर्शन है वो सेपरेट सब्जेक्ट है, दैट इज एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। और इसीलिए जोग्राफी और एनवायरनमेंट बहुत आपस में रिलेट करते हैं। अगर आपको अच्छी समझ हो जाएगी यहाँ पर तो आप वहाँ समझने में आसानी हो जाएगी आपको, ठीक है। यहाँ तक कुछ कन्फ्यूजन किसी को अगर है तो बताइए, क्लियर है, ठीक है। तो ओवरऑल ज्योग्राफी में यही 4 बड़े टॉपिक हैं हमारे पास जो हमको पढ़ना होता है। हाँ वो अलग बात है कि 4 ही टॉपिक दिख रहे हैं, पर जब इसको हम डिटेल्ड करना शुरू करें बहुत सारे टॉपिक्स हो जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, गुड। अब अभी जो हमने 4 की बात की है तो हम इसका एक डिवीज़न और करते हैं, ठीक है। एक डिवीज़न और क्या करते हैं, ये जो हमारी अर्थ है इस पर बहुत कुछ भगवान ने पहले से ही बना करके भेजा है, ठीक है। जैसे पर्वत, माउंटेन्स, जी हाँ, प्लेट्यूज, महासागर, ओशियंस, रिवर्स, ठीक है। तो जो नेचुरली अवेलेबल अपने आप है अर्थ के ऊपर, ठीक है, उसको हम बोलते हैं फिजिकल ज्योग्राफी। उसकी स्टडी हम करते हैं फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर, भौतिक भूगोल में, ठीक है। अभी जो पीछे हमने लिखा था वो सब किस में आ जाएगा, फिजिकल ज्योग्राफी में, क्योंकि ये हमने नहीं बनाया है। पानी हम नहीं बना सकते, पहाड़ हम नहीं बना सकते हैं, वो अपने आप बना हुआ है, ठीक है। लेकिन ये जो फिजिकल ज्योग्राफी की चारों चीज़ें थी जो पीछे हम लोगों ने लिखी है,
इसके अलग अलग एलिमेंट्स का यूज करके हमने कुछ नया बनाया, ठीक है, तो उसको हम सेपरेट पोर्शन में डालते हैं, दैट इज नोन एज इकोनॉमिक और ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है। ह्यूमन ज्योग्राफी को ही सोशल ज्योग्राफी भी कहीं कहीं लिखा मिल जाता है, ठीक है, इकोनॉमिक एंड ह्यूमन ज्योग्राफी या सोशल ज्योग्राफी, ठीक है। इसमें क्या क्या आएगा, कौन बता सकता है? जी, बिल्डिंग्स और समझा नहीं, सेटलमेंट्स, हाँ शहर बसाए हमने, ठीक है, और जैसे आपने बनाया है ना, तो हमने अलग अलग इंफ्रा खड़े किए, डैम्स हो गया, सड़कें हो गई, फिर हमने खुदाई करना शुरू किया, नीचे से अलग अलग मेटल्स निकाले, हमने टेलीकम्युनिकेशन की डिवाइसेस बनाई, ठीक है, हमने हैवी मशीनरी बनाई। भाई लोहा जो आयरन था वो तो अवेलेबल है नेचुरली, हमने उसको एक्सट्रैक्ट किया, उसका यूज करना शुरू किया, हमने हैवी मशीन्स बना ली, हमने फैक्ट्रीज खड़ी कर ली, ठीक है। तो ऐसा जो कुछ भी है वो सब यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। लिखिए नंबर 1 ह्यूमन सेटलमेंट, ह्यूमन सेटलमेंट या हिंदी में बोलेंगे मानव आवास, ह्यूमन सेटलमेंट मानव आवास। दूसरा लिखिए एग्रीकल्चर, कृषि। अब एग्रीकल्चर हमने बनाया, अपने आप आया है, हमने बनाया है, ठीक है। प्लांट्स अपने आप है, ठीक है, पर गेहूं उगाना पड़ता है, अपने आप नहीं उगता, ठीक है, वरना तो आपने बीज डाला, आप चले जाओ वहाँ से, फिर कुछ पता नहीं क्या ही होगा उसके साथ, ठीक है। तो एग्रीकल्चर। थर्ड लिखिए ट्रांसपोर्टेशन, यातायात, ट्रांसपोर्टेशन, यातायात। अब ट्रांसपोर्टेशन में बहुत कॉमन सेंस है कि सब तरह के ट्रांसपोर्टेशन आ जाएंगे, जैसे सबसे पहला इंपॉर्टेंट था रोड हो गया, है ना, दूसरा रेलवेज हो गया, तीसरा वाटरवेज, चौथा एयरवेज, ठीक है। अभी तक के 4 ही अवेलेबल है, 5वां भी हम लोग देख नहीं पाएंगे, ठीक है। जैसे अभी 2 दिन पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ है, श्रीलंका और इंडिया के बीच में क्या चलाया गया है, अब हम श्रीलंका बाय एयर की जगह हम शिप से जा सकते हैं, उसको हम फेरी बोलते हैं, जो छोटी जहाज होती है ना, फेरी कहते हैं उसको, क्योंकि बहुत पास में ही है, केवल 150 किलोमीटर है, तो 3 घंटे पहुंच जाएंगे, हाँ तमिलनाडु से, ठीक है। तो अब कुछ भी ऐसा अपडेट होगा तो हमको इसके अंदर पढ़ना होगा। तो ट्रांसपोर्टेशन हो गया, उसके चारों मीडियम, रोड नेटवर्क हो गया, एयरवेज हो गया, रेलवेज हो गया, वाटरवेज हो गया, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है कि जैसे ही हम आ जाएंगे रोड में, तो उसमें जो नेशनल हाईवे क्या होते हैं, अलग अलग कॉरिडोर सुना होगा आप लोगों ने, इकोनॉमिक कॉरिडोर क्या होता है, उस सब के बारे में डिटेल करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन। इसके बाद नेक्स्ट लिखिए टेलीकम्युनिकेशन, दूर संचार, टेलीकम्युनिकेशन, दूर संचार, ठीक है। ये क्या होता है? हाँ, मोबाइल फ़ोन हो गया, इंटरनेट हो गया, हम लोग टीवी चला रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारी हैं। आप घर में बैठे बैठे रिमोट लिया, एसी ऑन कर दिया, एसी ऑफ कर दिया, बहुत बड़ी बात हो गई है। आप घर से निकले, अगर आपके पास अच्छी वाली गाड़ी है, आपने पहले उसको ऑन कर दिया ताकि वो गर्म ना रहे, ठंडी हो जाए, ठीक है। तो ये सारा सिस्टम टेलीकम्युनिकेशन है। आजकल तो टेलीकम्युनिकेशन के थ्रू अब ऑपरेशंस हो रही हैं, क्लासेस हो रही हैं, एक टीचर एक जगह खड़ा है, ऐसा हम लोग बहुत बार ऐसा होता है, हम अपने घर में, अभी तो मैं वेल ड्रेस्ड होकर के आया हूँ, घर में क्लास लेना है, आराम से कंफर्ट जोन में है, ठीक है, सो रहे थे, उठे 10 मिनट में तैयार हुए और ऑन किया सिस्टम और स्टार्ट हो गए, ठीक है। अब बच्चा कहीं और बैठा हुआ है, आप यहाँ भी आराम से बैठे हुए, इज्जत के साथ, शराफत के साथ, घर में बेड पे पड़े हुए, सामने मोबाइल खुला हुआ है और लिख रहे हैं, होता है ना। तो ये सब टेलीकम्युनिकेशन से हो पाए है। टेलीकम्युनिकेशन के थ्रू ऑपरेशंस हो रहे हैं। एक कोई डॉक्टर है जो सीनियर है, जो सब जगह नहीं जा सकता, तो वो अपनी लैब में बैठा हुआ है, वहाँ से वो इंस्ट्रक्ट कर रहा है, और 4 डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं, ऑपरेशन थिएटर के अंदर ये हो रहा है। ये सब कुछ टेलीकम्युनिकेशन में आ जाएगा। और एआई के आने का बहुत इंपॉर्टेंट हो गया टेलीकम्युनिकेशन। अगर मान लीजिए जैसे अब हम मिलिट्री की बात करते हैं,
या पावर ग्रिड की बात करते हैं, आसानी से समझ में आएगा आपको। जितने देश के बड़े पावर ग्रिड है, यानी कि सारी जो बिजली है, वो अब क्या हो रहा है कि सब कुछ मैनुअल पहले होता था, लेकिन अब जब से प्रॉपर डेवलप हो गया टेलीकम्युनिकेशन, तो अब क्या हो गया, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक हो गया। अब अगर किसी ने थोड़ी सी भी छेड़छाड़ कर दी उसके अंदर, तो वो एक साथ कई शहरों की, कई स्टेट्स की बिजली क्या कर सकता है, ठप कर सकता है। इसका कितना वर्स्ट इम्पैक्ट हो सकता है, थोड़ा एग्जांपल आप सबको ध्यान में बताता हूँ। कोरोना के टाइम में क्या हुआ था, एक हॉस्पिटल में जो गैस सिलेंडर्स लगे हुए थे, है ना, वहाँ पर लाइट चली गई और गैस की सप्लाई बंद हो गई। 40 लोग ऐसे ही मर गए। ऑक्सीजन की सप्लाई आ रही थी उनको, सप्लाई बंद हो गई, ऑक्सीजन आना बंद, खत्म। ठीक है ना। तो इमेजिन करिए कि एक साथ कोई आदमी पूरे शहर की बिजली गायब कर दी, जहाँ पे सैकड़ों हजारों हॉस्पिटल्स है, हमारी मेट्रो चल रही है और पता नहीं क्या क्या चल रहा है, सब कुछ क्या हो जाएगा, ठप। ठीक है, तो टेलीकम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लिखिए मिनरल्स, खनिज। मिनरल्स हिंदी में बोलते हैं खनिज। ठीक है, ये क्या होते हैं, मिनरल्स क्या होते हैं, सबको पता है, बताइए, घबराइए मत। देखो आंसर किया करो, दो ही चीज़ें होंगी, या सही होगा या गलत होगा, कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, जितनी गलतियां करनी है क्लासरूम में खूब करिए, एग्जामिनेशन हॉल में मत करिएगा, वरना बहुत पछताएंगे। ठीक है, तो इसीलिए आंसर करिए, आपको भी कंफर्म हो जाएगा कि हाँ मुझे जो पता था वो सही था या गलत था। ठीक है, मिनरल्स क्या होते हैं, खनिज क्या होते हैं, वनस्पति वगैरह। हाँ हाँ, घबराओ मत। ठीक है, वनस्पति नहीं होते हैं जी, ओर्स, यस करेक्ट, ओर्स, जैसे आयरन ओर। ठीक है, तो जो हमारी अर्थ है उसके अंदर जो अलग अलग सॉलिड मटेरियल्स अवेलेबल है, जैसे लोहा हो गया, है ना, मैग्नीज हो गया, कॉपर हो गया, ये सब क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं। ये अलग अलग तरह के हो सकते हैं, कुछ मेटेलिक हैं, कुछ नॉन मेटेलिक हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे डिटेलिंग में, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, इनके थ्रू ही तो हम रेल बना रहे हैं, इनके थ्रू हम मशीनरी डेवलप कर रहे हैं, है ना। ये बोर्ड लगा हुआ है, सब कुछ जो कुछ है वो मिनरल से बन रहा है। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर ही मिनरल्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारे होते हैं, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सुना होगा ना, आप में कमी हो गई है आयरन की, कील खा लीजिए है ना। कील तो नहीं खा सकते हम, क्योंकि वो अलग टाइप ऑफ मिनरल है, बट मिनरल्स बॉडी के अंदर भी होते हैं। और इसीलिए जो मैक्सिमम हमारे घरों के बर्तन होते हैं, कुकिंग वेयर होते हैं, वो किसके होते हैं, अलग अलग मेटल्स के जो मिनरल से बने होते हैं। ठीक है ना, लोहे की कढ़ाई, ठीक है, अब कुछ तो रीजन होगा, वरना प्लास्टिक की बना लेते, कुछ और बना लेते, खाली स्टील की यूज कर लेते, पर तब भी ज़्यादा यूज क्या होता है, लोहे की। जो बड़े लोग होते हैं वो कहते हैं नहीं, सोने के बर्तन में खाना खाएंगे, है ना, उन्हें पता है उसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो मिनरल्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे मिनरल्स बहुत रेयर भी होते हैं। ठीक है, जिसके पास वो हैं वो राजा बन जाता है। ऐसा ही एक मिनरल है जिसको हम लोग बोलते हैं काला सोना। क्या होता है, कोयला। ऐसे ही तेल, ऑयल, सऊदी अरब है, सऊदी अरब इज़ द बिगेस्ट कंट्री, इसके पास एक भी नदी नहीं है, पर पैसा बहुत है। ठीक है, और आज से 50 साल पहले वहाँ केवल रेगिस्तान हुआ करता था। ठीक है, पर आज देखिए कितना पैसा है वहाँ पर, सोने के टॉयलेट्स की सीट्स मिलती है महाराजाओं के घर में वहाँ पर। तो अचानक से कैसे आ गया, क्योंकि वहाँ पर ऑयल का खोज हो गई, तेल मिल गया, और तेल से क्या चलते हैं, इंजन, तो सब गाड़ियाँ तेल से दौड़ रही हैं। ठीक है, अब ये कॉमन सेंस कुछ कुछ लगाइएगा। अब सऊदी अरब टूरिज्म को बढ़ावा दे रहा है, सबको बुला रहा है अपने यहाँ, शाहरुख खान, अक्षय कुमार उसकी ऐड कर रहे हैं, दुबई वालों की, यूएई वालों की, कि आइए दुबई घूमने आइए। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है अब ई व्हीकल्स आ रहे हैं, हाइड्रोजन वाले व्हीकल्स आ रहे हैं, तो अगले 20, 25, 50 साल में धीरे धीरे पेट्रोल डीजल क्या हो जाएगा, उसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी या कंपेरेटिवली कम हो जाएगी, तो उनकी कमाई कम हो जाएगी। तो कोई और सोर्स बनाना है कमाई का उनको, तो क्या बना रहे हैं, टूरिज्म को बना रहे हैं। फीफा वर्ल्ड कप, उनकी अपनी टीम नहीं है फुटबॉल की, और उसका कहाँ पर हो रहा है आयोजन, कतर में हो रहा है। वो खुद नहीं खेलते फुटबॉल, दुनिया को बुला के खिला रहे हैं वहाँ पर। क्यों, उनको पता है कि फुटबॉल खेलने 10,000 लोग आएंगे, 2 लाख लोग देखने के लिए आएंगे यहाँ पर रहेंगे 15 दिन, है ना। अगर 2 लाख लोग रोज़ एक बर्गर भी खा रहे हैं तो उनका रोज़ 2 लाख बर्गर बिक रहा है। ठीक है ना, तो बहुत बड़ी इकॉनमी का वो सोर्स हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रही चीज़ें, एकदम कनेक्ट करिएगा ऐसे ही। तो
मिनरल्स हो गया। इसके बाद लिखिए नेक्स्ट इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज एंड अदर रिसोर्सेज, ऐसा लिख लीजिए, उद्योग एवं अन्य संसाधन, इंडस्ट्रीज एंड अदर रिसोर्सेज, उद्योग एवं अन्य संसाधन। ठीक है, तो अलग अलग तरह की इंडस्ट्रीज होती हैं, वो हम डिस्कस करेंगे उसके अंदर। अभी जितना मैंने बताया है यहाँ तक कोई कंफ्यूजन किसी को है तो बताइए, वरना आगे बढ़ा जाए। ठीक है, ये ब्लैंक है, आप सबने लिख लिया है। चलिए, इसके बाद जितना कुछ अभी हमने लिखा है इस सबको हम एज अ वर्ल्ड भी पढ़ते हैं और इंडियन रेफरेंस से पढ़ते हैं, उसी को हम वर्ल्ड ज्योग्राफी या इंडियन ज्योग्राफी कह देते हैं। जैसे इंडस्ट्रीज़ की बात करेंगे तो हम वर्ल्ड की भी इंडस्ट्रीज़ पढ़ेंगे और इंडिया की भी। फोकस ज़्यादा कहाँ रहेगा? इंडिया पर रहेगा, है ना। टेलीकम्युनिकेशन या कुछ भी है, हम दुनिया का भी पढ़ेंगे और इंडिया का भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्लियर हो जाएगा। जब हम इंडियन ज्योग्राफी के अंदर आएंगे तो वहाँ मैं डिटेलिंग करूँगा, और जैसे वर्ल्ड के माउंटेन्स हैं, वर्ल्ड के प्लेट्यूज है, ऐसे ही फिर इंडिया के माउंटेन्स हैं, इंडिया के प्लेट्यूज हैं, इंडिया की रिवर्स है, इंडिया की लेक्स है, वो सब सिलेबस में कवर होगा। क्या? पोर्ट्स, हाँ पोर्ट्स आ जाएगा इसमें ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है, और ट्राइब्स आएगा ह्यूमन ज्योग्राफी। हाँ, इसमें एक ये भी लिख लीजिए लास्ट में, इंडस्ट्रीज के बाद लिख लीजिए पॉपुलेशन, पॉपुलेशन और डेमोग्राफी, हिंदी में लिख लीजिए जनसंख्या या जनसांख्यिकी, लिख लेंगे पॉपुलेशन और डेमोग्राफी, डेमोग्राफी। ठीक है, जनसंख्या या जनसांख्यिकी। तो उसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग? बेसिकली जो हमारी सेंसस होती है, जनगणना होती है ना, उसकी डिटेलिंग करते हैं। क्योंकि अगर आपको पता है कि किस शहर में कितने लोग रहते हैं, आप वैसी प्लानिंग करेंगे। जहाँ पर लोग ज़्यादा हैं, अगर आपने इक्वली कहा कि नहीं हर ज़िले को हम 100-100 करोड़ रुपए देंगे, अब किसी ज़िले में रह रहे हैं 2 करोड़ लोग, किसी में रह रहे हैं 2 लाख लोग, फ़र्क पड़ जाएगा नहीं पड़ जाएगा? जैसा दिल्ली है, जितनी दिल्ली का इलाका है, जितना ओवरऑल रीजन है, एरिया है, उतने में यहाँ पे 3 करोड़ लोग रह रहे हैं। और अगर आप चले जाओ पहाड़ी स्टेट्स में तो वहाँ पर उतने में कुछ लाख लोग रह रहे हैं केवल। तो ऑब्वियस सी बात है दोनों की रिक्वायरमेंट अपनी अलग अलग होगी। ऐसे ही पॉपुलेशन कौन सी रह रही है, वहाँ पर अगर सर्विस सेक्टर की पॉपुलेशन जैसे गुड़गांव है ना, अब सर्विस सेक्टर की पॉपुलेशन है, उनकी रिक्वायरमेंट क्या होगी? वहाँ पर अच्छा इंटरनेट होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, बहुत सारे बैंक्स होने चाहिए, ठीक है, ताकि वो सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। पर कहीं पर इंडस्ट्रीज डेवलप हुई हैं तो उनको अलग चीज़ चाहिए होगी, वहाँ पे अच्छी सड़कें चाहिए उनको, कच्चा माल आ रहा है, कच्चा माल फिर बन करके तैयार माल जाएगा, अच्छी सड़कें चाहिए, स्टोरेज हाउस चाहिए, वेयर हाउस चाहिए, क्योंकि उनका काम क्या है, जिसको जगह चाहिए होती है। सेम एग्रीकल्चर के साथ है, उनकी अलग रिक्वायरमेंट है। जहाँ पर एग्रीकल्चर होगी उसके आसपास क्या होना चाहिए? मिल्स होनी चाहिए, सब्जी मंडी होनी चाहिए, इरिगेशन सर्विसेज होनी चाहिए, है ना, वहाँ से नहरें निकलती हों। तो कहाँ पर कैसी पॉपुलेशन रह रही है, उनकी अपनी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, जब वो हमको पता होगा तभी हम वैसी पॉलिसीज बनाएंगे। और कल को आप लोग क्या बनने वाले हैं सिलेक्शन के बाद? हाँ, प्रशासक, एडमिनिस्ट्रेटर। तो पॉलिसी मेकिंग काम किसका होगा? आपका होगा। उसके लिए आपको इनपुट चाहिए, वो सारा यहीं से मिलेगा। ठीक है, क्लियर हो गया? कुछ कन्फ्यूजन? ठीक है। सेंसस जो होती है पॉपुलेशन में, तो उसमें हम इंडिया में दोनों सेंसस होती हैं, आदमियों की भी और जानवरों की भी। ठीक है, और आदमी की गिनती 10 साल में एक बार होती है, जानवरों की 5 साल में एक बार होती है। ठीक है, क्योंकि बिना कुछ बोले जो काम करा वो कर लेते हैं, आदमी नहीं मानता है। ठीक है, समझाना पड़ता है। अभी जो रिसेंट हमारी सेंसस है पूरी नहीं हो पाई है, 2021 में होनी थी, बट ड्यू टू कोरोना पूरा वो मामला क्या हो गया था, पोस्टपोन्ड हो गया था। ठीक है, तो आप लोग जब तक एग्ज़ाम देंगे तब तक नई सेंसस आ जाएगी। अभी आप जो भी किताबें पढ़ रहे होंगे उस सब में कौन सा डेटा है? 2011 वाला, क्योंकि सेंसस 10 साल में एक बार होती है। लेकिन जब एग्ज़ाम आप देंगे तो नया डेटा आ जाएगा। ये कहाँ से लेंगे आप लोग? हाँ, तो भारत सरकार एक किताब छापती है हर साल डेटा वाली,
उसको बोलते हैं इंडिया ईयर बुक। क्या बोलते हैं? अब ये इंडिया ईयर बुक अलग अलग पब्लिकेशंस की भी आती है, आपको भारत सरकार वाली पढ़नी है, ठीक है, बता दूंगा मैं उसमें कौन कौन से चैप्टर्स वगैरह होते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में टाइम है आपके ना। तो ये नॉर्मली वो जैन फैब में वो पब्लिश कर देते हैं हर साल नई वाली, ठीक है। अभी मत पढ़ना, अभी खरीदना भी मत, जो आप लोगे पुरानी वाली मिलेगी आपको, एग्ज़ाम जिस साल देना है उस साल पढ़ना होगा उसको, ठीक है। बहुत बेसिक चीज़ें उसमें होती हैं, तो उसमें सारे डेटाज अपडेट होते हैं, एग्रीकल्चर के भी, इंडस्ट्रीज़ के भी, सेंसस का भी, ठीक है, तो अपडेट डेटा मिल जाते हैं। क्लियर है? आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद जो हमारी अर्थ है, ये जो गोला है जिस पर हम लोग रहते हैं, इसका एक मॉडल बनाया गया, इसको हम लोग ग्लोब बोलते हैं। देखा है आप लोगों ने ग्लोब? ये मैप भी दिख रहा है आपको, है ना। इसमें कुछ अलग अलग ये लाइनें हैं, ठीक है। तो ये लाइनें एक्चुअल में अर्थ पे नहीं बनी हुई हैं, ये हमने अपनी स्टडी में इजी हो उसके लिए बनाया है, क्योंकि इतनी बड़ी अर्थ है, ठीक है। तो थोड़ा सा इन लाइनों के बारे में पढ़ते हैं, और जो हमारी अर्थ है इसमें दिन कैसे होता है, रात कैसे होता है, इसकी बेसिक मूवमेंट कैसी होती है उसके बारे में समझते हैं, समय और तारीख कैसे डिसाइड होती है इसके बारे में समझते हैं, ठीक है। ये जो लाइनें हैं इन्हें क्या बोलते हैं, कौन बता सकता है? एंड लैटिट्यूड्स। तो दो तरह की लाइनें होती हैं, ठीक है। एक होता है लैटिट्यूड, हिंदी में क्या बोलते हैं? अक्षांश। और दूसरा क्या होता है? लैटिट्यूड, अच्छा सॉरी, लॉन्गिट्यूड। देशांतर। थोड़ा सा समझते हैं दोनों को, तो पहले बात करते हैं किसकी? लैटिट्यूड की। बताओ जी क्या क्या होता है, एक एक करके बोलते जाइए। व्हाट डू यू मीन फ्रॉम लैटिट्यूड? अक्षांश से आप क्या समझते हैं? इज लैटिट्यूड। करेक्ट, ठीक है। तो हमने क्या किया स्टडी करने के लिए, ये जो हमारा गोला था इसमें आ जाएगा ना, नहीं है, ठीक है। ये जो हमारा गोला है जो गोल नहीं है, तो हमने इसकी स्टडी के लिए सबसे पहले सेंटर में एक लाइन खींची, ठीक है। ये एक्चुअल में नहीं है लाइनें, ठीक है ना। इसको क्या नाम दिया गया? इक्वेटर नाम दिया गया। हिंदी में क्या बोलते हैं? इक्वेटर। क्यों? क्योंकि ये अर्थ को दो पार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर रही है, ठीक है। ऊपर वाला हिस्सा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा, ये हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे वाला क्या हो गया? सदर्न हेमिस्फीयर। हिंदी में क्या बोलते हैं? गोलार्ध हेमिस्फीयर को, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, यानी गोले का आधा, ठीक है। तो इक्वेटर हिंदी में इसको कहते हैं भूमध्य रेखा, यानी कि जमीन के मध्य की रेखा। इसी के लिए एक और शब्द भी चलता है, दैट इज विषुवत रेखा, ठीक है। ये दोनों ही वर्ड चलते हैं। तो सबसे पहले हमने एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ किया। अब ये जो हमारी अर्थ है ये गोल नहीं है, ये आप सबने बेसिक सी बातें पढ़ा होगा, है ना। पूरा स्फेयर है ऐसा नहीं है, तो ये कैसी है? जियोइड। इसका अलग शेप है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं जियोइड। अगर कोई पूछे अर्थ किसके जैसी है, तो अर्थ अर्थ के जैसी है, यानी कि ऐसा कोई शेप और नहीं है, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं? भू आब। कैसे समझेंगे? तो मान लो आपके हाथ में कॉस्को की बॉल है, ठीक है। आपने बॉल को ऐसे दो उंगलियों में पकड़ा ऊपर, ठीक है, और हल्का सा उसको प्रेस कर दीजिए दोनों तरफ से, तो क्या होगा? क्या होगा जी? हाँ, जहाँ पर हमने पकड़ा वहाँ पे क्या फ्लैट हो जाएगा, वो दब जाएगा, और सेंटर वाला पार्ट क्या हो जाएगा?
बाहर निकल जाएगा। अर्थ एकदम ऐसी है, ठीक है, समझ में आया। तो जो अर्थ के ऊपर और नीचे के दोनों पार्ट्स हैं जिसको हम बोलते हैं पोल, सॉरी, ये जो ऊपर वाला पोर्शन हो गया यहाँ पर और यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं क्या, पोल, या हिंदी में क्या बोलते हैं, ध्रुव। ये हो गया नॉर्थ पोल और ये हो गया साउथ पोल, ठीक है। ये डिसाइडेड है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है वहाँ पर, तो ये फिक्स है, ठीक है। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इसके एकदम सेंटर में हमने एक लाइन ड्रॉ किया, उसको हमने नाम दिया क्या, इक्वेटर या विषुवत रेखा। क्लियर है, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, जो इस लाइन का सेंटर है, ये जो सेंटर है, इसके ठीक ऊपर अगर हम नॉर्थ पोल पे एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दें, ठीक है, तो अब यहाँ पर एंगल कौन सा बन गया, 90 डिग्री। ये क्लियर है सबको, क्लियर है, ठीक है। तो हमने फिर क्या किया, इसके बाद हमने हर एक डिग्री के एंगल पर, फिर से समझिएगा, हमने यहाँ से हर एक डिग्री के एंगल पर, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 है, ये 15 हो गया, 30 है, 45 है, ऐसे करके, ठीक है। हर एक डिग्री के एंगल पर इस गोले के ऊपर हमने फिर एक ऊपर से ऐसे लाइन खींच दी जो गोले के बाहर चारों तरफ ऐसे है, ठीक है। यही लाइन क्या कहलाती है, लैटिट्यूड। इसीलिए हम इसको बोलते हैं एंगुलर डिस्टेंस, कोणीय अक्षांश। ये नहीं मानना है कि हमने एक तरफ वो लाइन खींची है, नहीं, हमने एंगल नापा और फिर बाहर से चारों तरफ एक लाइन खींची, ठीक है। पीपीटी नहीं चलिए ना, दिखाई देता, मैं आपको आसानी हो जाती है, मैं बाद में भेज दूंगा, ठीक है। समझ में आई ये वाली बात या नहीं आई, आ गई, ठीक है। अर्थ का जो सेंटर है, यहाँ से हर एक डिग्री के एंगल पर हमने लाइनें खींची हैं, वो कहलाती हैं लैटिट्यूड या अक्षांश। तो ऐसे कुल कितने लाइनें होंगी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये 90 डिग्री तक है, हाँ, तो ऊपर कितनी होंगी, 90 होंगी, 90 लाइनें होंगी, ठीक है, क्योंकि हर एक डिग्री पे एक लाइन खींची है, 1 से लेकर 90 तक 90 लाइनें हो गई। क्लियर हो गया, कोई कन्फ्यूजन, यहाँ पे ग्लोब है क्या, नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पर आप मैप में देखेंगे तो यहाँ से देखिए बीच में 0 डिग्री है, इसके ऊपर फिर ये 15, 30, 45, 60, 75 और लास्ट में 90। ये जो लास्ट रेड लाइन है ये 90 की लाइन है, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4 ऐसे 90 लाइनें। सेम ऐसे ही नीचे भी 90 लाइनें खींची हमने, 90 उत्तरी गोलार्ध नदन हेमिस्फीयर में, 90 दक्षिणी गोलार्ध सदर्न हेमिस्फीयर में, और बीच में 0 डिग्री वाली। कुल कितनी हो गई, 181, 181। कोई कंफ्यूजन, ठीक है। दूसरा, ये जो हर लाइन के बीच में जो गैप है वो कितना है, 111। हाँ, एवरेज 111 किलोमीटर है, औसत जो उसका है कितना है, 111 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, बुक्स के अंदर कई बार माइल्स और किलोमीटर अलग अलग लिखा होता है ना, तो माइल्स में अराउंड 69 समथिंग हो जाएगा ये, ठीक है। लेकिन इसमें एक टेक्निकल बात ध्यान रखना है कि ये जो 2 लाइनों के बीच का जो गैप है, इक्वेटर से जैसे जैसे हम बाहर जाएंगे ये बढ़ता जाता थोड़ा थोड़ा सा। कारण क्या है, क्योंकि ऊपर से अर्थ फ्लैट है, ठीक है, ऊपर से अर्थ क्या है, फ्लैट है, जो उसका एकदम टॉप है, ठीक है, वो गोल नहीं है, वो फ्लैट है। एक आपको एग्जांपल देता हूँ, कहाँ है लंदन, ये रहा लंदन, दिख रहा है सबको, जहाँ मेरा पेन है, ठीक है, यहाँ पे लंदन। अब मान लीजिए आपको अगर यहाँ से और जाना हो, यहाँ पे कहीं भी जाना हो, ठीक है, जहाँ पे बीच में ये आता हो जो फ्लैटेंड इलाका है, तो आपको नॉर्मली क्या लगेगा कि अगर हम यहाँ से इस जगह से जाएंगे तो वो दूर पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आप क्या है, गोले का चक्कर लगा करके जा रहे हैं। बट अगर हम सीधा ऊपर से आएंगे तो क्या पड़ेगा, पास पड़ेगा। मैप में नॉर्मली क्या होगा, वो दूर दिखाई देता है कि यार यहाँ से यहीं तो जाना है, ऐसे चले जाओ, क्या नाम है, ऐसे ही चले जाओ, ये पास है। पर एक्चुअल में ये क्या है, दूर है, क्योंकि हम गोले के बाहर ट्रैवल करते हुए ऐसे जाते हैं ना, ठीक है, और ऊपर तो फ्लैट है, आप सीधा फ्लैट से आसानी से निकल जाइए, ठीक है। तो कुछ चीज़ें कंफ्यूज करती हैं, पर वो एक्चुअल में कुछ और होता है, ठीक है। इमेज में आपको समझ में आ जाएगा और आसानी से। तो ये लैटिट्यूड्स हो गए हमारे, ये ध्यान में आ गया। अब लैटिट्यूड से कुछ इंपॉर्टेंस है अलग अलग, ठीक है, क्या
लिखो लिखो, द एंगुलर डिस्टेंस, द angular distance measured north and south of the equator is called latitudes. हिंदी में भी लिख लीजिए, विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण में, विषुवत रेखा से, विषुवत या भूमध्य रेखा सेम चीज है, ठीक है। विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण में किसी स्थान की कोणीय दूरी, किसी स्थान की कोणीय दूरी अक्षांश कहलाती है, अक्षांश कहलाती है। इसी में एक दो पॉइंट और भी लिख लीजिए, अगला पॉइंट बना लो लैटिट्यूड्स के अंदर ही। दे ऑल आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक, ये सभी संकेंद्री वृत्त होते हैं। दिख रहा है क्या ये रेड कलर? संकेंद्री, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, संकेंद्री वृत्त होते हैं। फुल स्टॉप इसी में लिख लो। दे आर ऑल्सो पैरेलल्स एज वेल, दे आर ऑल्सो पैरेलल एज वेल, ये सभी समानांतर होते हैं, ये सभी समानांतर होते हैं। ठीक है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब क्या हो गया? जिसका सेंटर एक है, तो सबका सेंटर क्या है? इक्वेटर का सेंटर, ठीक है। पैरेलल मतलब क्या हो गया? जो भी दो लाइनें हैं, ये इन सबके बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो लगभग कैसा है? पैरेलल जैसा, आपस में कभी एक दूसरे से मिलती नहीं है, ठीक है। क्लियर हो गई? कोई कंफ्यूजन पीछे समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, बहुत बढ़िया। टोटल नंबर्स कितनी है? 181 बताई दी है, तो लिख लीजिए टोटल पैरेलल्स, कुल समानांतर कितनी है? 90 + 0 + 90, ऐसे कर लीजिएगा, 181। क्लियर है? ठीक है। अब एक अच्छी सी इमेज बनाते हैं। क्या? अच्छा, रब नहीं करना, ओके। ये पेन इससे मोटा नहीं होता, कोई बात नहीं। चलिए, अब ये जो अलग अलग लैटिट्यूड्स या पैरेलल्स है, इसमें से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे आपने देखा यहाँ पर 15 डिग्री, 30 डिग्री कुछ ही लिखे हुए हैं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट कैसे कैसे हैं, क्या क्या हैं, इसकी बात हम लोग करने वाले हैं। ये हमारा गोला हो गया, सबको बनाना है ये, थोड़ा सा इमेज बड़ी बनाइएगा। बीच में हो गया 0 डिग्री,
ठीक है, तो जब भी जितनी मैंने लाइन बनाई उतनी बनाना, ठीक है। और यहाँ पे जो हम डिग्रीज मेंशन करेंगे तो नीचे वाले में एस या दक्षिण लिखा होगा, ऊपर वाले में एन या उत्तर लिखा होगा। ओ सॉरी, नॉर्थ। ये पानी पीने वाला है ना, अपने रखा रहा तो बहुत दिनों से यहाँ ऐसे ही। ये कलर विजिबल है क्या? ठीक है। कौन सा दिखता है पीछे? और ये दिख रहा है? अरे साथ साथ बनाते रहो, हाथ के हाथ बनाते रहिए प्लीज। हाँ जी।
ठीक है, ये समझ लीजिएगा 3 डिवीजन किए हुए हैं। ये वाला एक पोर्शन है, ये एक पोर्शन, ये एक पोर्शन। जो तो बाद के 2 पोर्शन है ये ऊपर नॉर्थ में भी हैं और नीचे साउथ में भी हैं। ये वाला कॉमन है, ठीक है। इसकी अच्छी इमेज है, वो आपको मिल जाएगी पीपीटी में, पर तब भी बना लीजिए तभी याद रहेगा। ये ऐसी एक अच्छी इमेज है तो तुरंत देख के समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। बना लिया सबने? पोलर जोन या ध्रुवीय क्षेत्र, इस लाइन से 66.5 से 90 तक का इलाका पोलर जोन है, ठीक है। ये वाला इलाका ट्रॉपिकल जोन है, 23 से 66.5। ये क्या है? शीतोष्ण या टेम्परेट जोन है। दोनों में नाम लिख दिया मैंने, हिंदी इंग्लिश में एक एक जगह। बन गया सबका? ये जो लोग फोटो खींच के रख लेते हैं ना, बाद में कभी काम नहीं आती, घर जाके फिर करते नहीं होंगे वो नोटबुक के अंदर वापस। वो स्क्रीनशॉट्स, फोटोज, पीडीएफ्स फ़ोन में रह जाती हैं, ठीक है, कर लेते होंगे। चलिए समझ लेते हैं फटाफट से। तो अभी 3 डिवीजन हमने किए हुए हैं। ये पूरा एक ब्लॉक हो गया है, ये सारा, ठीक है। इसको क्या नाम दिया हमने? ट्रॉपिकल जोन या विषुवतीय क्षेत्र, ठीक है। कहीं कहीं पर चूंकि ये भूमध्य रेखा है तो आपको भूमध्य रेखीय क्षेत्र लिखा भी मिलेगा, एक ही बात है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं हीट सरप्लस जोन। क्या बोलते हैं? हाँ, ऊष्मा की अधिकता वाला क्षेत्र। क्या? हिंदी वाले हिंदी का बोलेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश का। इंग्लिश वाले हीट सरप्लस जोन। आवाज नहीं आई। हीट सरप्लस जोन। हिंदी में बोलिए ऊष्मा की अधिकता वाला क्षेत्र। यानी कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा सोलर लाइट गेन होती है, ठीक है। सूर्य की रोशनी बहुत ज़्यादा आती है। कहाँ से कहाँ तक? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की जो लाइन है इससे लेकर के ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की लाइन तक, ये अलग नाम दिया गया इन लाइनों को, ठीक है। 23 डिग्री एंड हाफ साउथ, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशीय रेखा का नाम क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्दर्न लैटिट्यूड इज कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्लियर हो गया? इसके जो बीच का रीजन है ये कहलाता है ट्रॉपिकल जोन, विषुवतीय क्षेत्र। क्यों? यहाँ पर सूर्य की रोशनी बहुत ज़्यादा आती है, ठीक है। ज़्यादा क्यों आती है? ठीक है, यस, क्योंकि ये सेंटर का पार्ट है। हमने जब कॉस्को की बॉल को ऐसे सप्रेस किया था, ये इलाका बाहर हो गया था, ठीक है। तो ये सूर्य के कंपैरेटिवली पास है। यहाँ पर जो लाइट्स हैं वो डायरेक्टली पड़ती हैं। अगर आप टॉर्च से कहीं पर रोशनी ब्लो करोगे तो जो टॉर्च की लाइट का सेंटर वाला पार्ट है वहाँ सबसे ज़्यादा लाइट होती है, फिर बाहर कम होती चली जाती है। ऐसा होता है ना, सेम यहाँ पर है, ठीक है। तो ये हो गया हीट सरप्लस जोन। क्लियर है? ऑब्वियस सी बात है कि जो कुछ भी डिपेंड करेगा हीट के ऊपर, हर तरह की लाइफ किस पे डिपेंड करती है? सोलर हीट और सोलर एनर्जी के ऊपर। अगर 2 दिन सूर्य बोले आज छुट्टी करने का मन है तो क्या हो जाएगा? हमारी भी छुट्टी हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि ना हमको सोलर हीट मिलेगी ना सोलर लाइट मिलेगी। तो जो हमारा प्लैनेट है ये एकदम बर्फ का गोला बन जाएगा, क्योंकि उसकी गर्मी से हमारा प्लैनेट क्या होता है? गर्म रहता है, ठीक है। और अगर बोले थोड़ा सा धरती के पास चलता हूँ, मिल करके आ जाता हूँ, तो क्या हो जाएगा? हाँ, हम एकदम उबल के और पानी पानी हो जाएंगे, ठीक है। सब कुछ उबल जाएगा, चाहे कितना हार्ड मेटल क्यों ना हो। थोड़ा सा दूर चला जाए तब भी यही हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मली अर्थ और सन के बीच में जो गैप है वो कितना है? कोई बताइए अजम्पशन जी। 15 करोड़ किलोमीटर। कितना? केवल, ठीक है। और अभी जो हम लोगों ने मिशन भेजा एक आदित्य L1, ठीक है। सूर्य की गर्मी इतनी ज़्यादा है
कि हमने उसको केवल अपने से कितना दूर भेजा है, 15 लाख किलोमीटर बस, ठीक है। और जितना पास जाएगा भी हम इतना अच्छा मेटल बना ही नहीं पाए हैं कि जो उसकी रोशनी को बर्दाश्त कर सके, ठीक है। सूर्य थोड़ा सा पास आता तो हमारे यहाँ गर्मी का मौसम हो जाता है, थोड़ा सा दूर होता तो हमारे यहाँ सर्दी का मौसम हो जाता है, ठीक है। तो इमेज समझ रहे हैं आप लोग। तो ये हो गया हीट सरप्लस रीजन, यहाँ पर सबसे ज़्यादा हीट है और इसीलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट, डेंस पॉपुलेशन, सब कुछ मिलेगा। क्लियर हो गई बात। इसके बाद जो बाहर का रीजन है, किस किस के बीच में, कौन बताएगा, रेज और हैंड, बोलना नहीं है। इसके बाद का रीजन किन किन लाइंस के बीच में है, हाँ, और नीचे, ठीक है। अगर नंबर्स की बात करें तो 23.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री नॉर्थ के बीच का लाइन। सेम यहाँ पर 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड एंड 66.5 सदर्न लैटिट्यूड के बीच में जो लाइन है, ठीक है, ये जो रीजन है इसको हम बोलते हैं टेम्परेट जोन या शीतोष्ण क्षेत्र, ठीक है। टेम्परेट मतलब होता है जहाँ पर, ठीक है, सर्दी भी होती है, गर्मी भी होती है। ये बहुत ज़्यादा गर्म इलाका है क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा हीट मिल रही है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं हीट डेफिसिट रीजन, ऊष्मा की न्यूनता वाला क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पर जितनी हीट चाहिए उतनी नहीं है, कंपैरेटिवली बहुत कम है, ठीक है। तो यहाँ पर सर्दी भी होती है, ज़्यादा तो सर्दी होती है, कुछ टाइम पर क्या होगा, सर्दी कम हो जाएगी, खुश हो जाएंगे वो लोग। आप लोगों ने गुड मॉर्निंग सुना होगा, हमसे गुड मॉर्निंग बोलते हैं ना, ये कहाँ से आया, तो ये वेस्ट से आया। तो वहाँ पर जब कभी कभी दिन बहुत अच्छा हो, थोड़ी सी सूर्य की रोशनी, तो बहुत अच्छा बोलते थे कि आज तो बहुत गुड मॉर्निंग हो गई है, आज बहुत सनी डे है, ठीक है। तो संडे नहीं, सनी डे, सनी मतलब खुशनुमा, ठीक है, क्योंकि वहाँ नॉर्मली क्या होता है, ठंड ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो अच्छी धूप मिलने पर वो लोग खुश हो जाते थे, ठीक है। तो यहाँ पर उतनी धूप नहीं मिलती, उतनी लाइट नहीं होती, उतनी हीट नहीं जितनी चाहिए, इसलिए इसको हमने बोला है शीत उष्ण। शीत मतलब होता है ठंडा, उष्ण मतलब होता है गर्मी, टेम्परेट ठंडा गर्म। क्लियर हो गया, क्लियर है। और सबसे लास्ट में जो पोर्शन है, कौन सा पोर्शन, पोलर, ठीक है, दिस वन, ये है पोलर जोन, ठीक है। यहाँ पर हीट ना ज़्यादा है ना कम है, यहाँ पर हीट है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पर लाइट ना ज़्यादा है ना कम है, लाइट एक ही बार आती 6 महीने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर गर्मी नाम की चीज़ नहीं पहुँचती है। और जो एकदम पोल्स है, यहाँ पर तो क्या होता है, 6 महीने का दिन होता है, ठीक है। कितने महीने का दिन होता है, 6 महीने का। जब हमारे पास यहाँ पर सर्दी होगी तो यहाँ पर दिन हो जाए, सॉरी, जब हमारे यहाँ गर्मी होगी जहाँ पर हम रहते हैं, ठीक है, तो पूरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के ऊपर यहाँ पर दिन हो जाएगा 6 महीने का। और जब यहाँ पर ठंड आएगी तो यहाँ पर रात हो जाएगी, यहाँ पर दिन हो जाएगा। ये प्रोसेस चलता रहता है। क्लियर हो गया। तो ये हीट सरप्लस रीजन है, ये हीट डेफिसिट रीजन है, और बाकी सारे क्या हैं, वहाँ पर हीट नाम की चीज़ है ही नहीं, एकदम ठंडा इलाका है। इसीलिए वहाँ पे केवल 3 चीज़ें हैं, पहली बर्फ़, दूसरी बर्फ़ और तीसरी भी बर्फ़, ठीक है। उस पर सर्वाइव कर पाता है वो थोड़े बहुत लोग रहते हैं, ठीक है, ट्राइब्स वगैरह रहते हैं, या वहाँ पर रिसर्च स्टेशंस बने हैं, पर जनरल वहाँ पर पॉपुलेशन नहीं है, ठीक है। वहाँ पर वेजिटेशन भी ना के बराबर है। सबसे जो बड़ी वेजिटेशन है वो कौन सी है वहाँ पर, क्या, हाँ, मॉस, जिसको हम काई बोलते हैं ना, काई देखा होगा, पत्थरों पर ग्रीनिश सा हो जाता है, वो सबसे मैक्सिमम वेजिटेशन है अंटार्कटिका की, ठीक है। पेड़ वेड़ तो वहाँ पर होते ही नहीं है, ठीक है। हाँ, वो अलग बात है कि भी जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर 50-100 साल बाद पेड़ लगने लग जाएंगे, गर्मी बढ़ जाएगी, इसलिए अगर हमने नहीं रोका तो। यहाँ तक क्लियर है, कुछ कन्फ्यूजन किसी को, ठीक है। तो लैटिट्यूड्स की बात की हमने, और इम्पॉर्टेंट अलग अलग लैटिट्यूड्स की बात भी की, जो कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं। अब जो मैंने डिस्ट्रीब्यूशन बताया आप याद रखना, ओवरऑल ज्योग्राफी के अंदर सब जगह डिस्ट्रीब्यूशन ये काम आएगा, ठीक है। क्योंकि जब आप पढ़ेंगे ज्योग्राफी, हम लोग आगे बढ़ेंगे तो अचानक से शब्द आएगा, ट्रॉपिकल जोन में ऐसे जंगल पाए जाते हैं, या ट्रॉपिकल जोन के फॉरेस्ट को डिफाइन करिए, टेम्परेट जोन का जो क्लाइमेट उसको डिफाइन करिए। अब टेम्परेट जोन क्या है ये पता होना चाहिए आपको, है ना। तो जैसे ही मन में आए टेम्परेट जोन, तुरंत कौन सा इलाका आ जाएगा, ये वाला, ये वाला, ठीक है। ट्रॉपिकल बोलते ही ये ध्यान में आना चाहिए, पोलर बोलते ही ये ध्यान में आना चाहिए, ठीक है। टेम्परेचर यहाँ पर सेंटर से बाहर की तरफ कम होता चला जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, लॉन्गिट्यूड।
लॉन्गिट्यूड, देशांतर, बताइए जी ये क्या होता है, जल्दी बताओ। ठीक है, कुछ हद तक ठीक है, स्पष्ट नहीं हुआ जी। ठीक है, तो हमने क्या किया, अभी हमने पहले ऐसे रेखा बनाई थी एक, जिसको हमने इक्वेटर बोला था। ठीक है, ऐसे ही हमने एक लाइन बनाई जो दोनों पोल्स को मिलाती हैं आपस में। ठीक है, तो एक लाइन ये जो ऊपर 90 डिग्री एन है, यहाँ से कहाँ पर आई, साउथ की तरफ, लाइन कर्वी ही आएगी, ये गोले पर बनाई जा रही है। ठीक है, यहाँ नीचे भी 90 डिग्री साउथ है। तो एक हमने ऐसी लाइन खींची और उसके बाद कोई भी जो गोल चीज़ है वो कितने डिग्री की होती है, 360 डिग्री की, है ना। तो हमने हर एक डिग्री पर कितनी लाइनें खींची, एक एक, कुल कितनी लाइनें हो जाएंगी, समझ में आई ये बात। एक गोला है, हमने वहाँ पर हर एक डिग्री पर एक एक लाइन खींची है, और कोई भी जो गोल चीज़ होती है वो 360 डिग्री की होती है। आप लोगों ने डी देखा होगा ना स्कूल में, तो डी कितने का होता है, 0 से 180 तक का, वो आधा गोला होता है, पूरा हो जाएगा तो ऐसे ही हमने हर एक एक डिग्री पर एक एक लाइन ऐसे यहाँ पर खींची है। ठीक है, तो टोटल ऐसी लाइंस पूरे गोले पर ऐसे बनी हुई है। इन्हीं लाइनों को हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड या देशांतर। ठीक है, समझिएगा इसका मतलब, फिर लिखा भी दूंगा अभी। ठीक है, तो इसमें जो सेंटर में एक लाइन है, सबसे पहले जो लाइन खींची गई उसको हमने 0 डिग्री बोल दिया। ठीक है, 0 डिग्री। अब 0 डिग्री वैसे हम किसी को भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सारी लाइनें इक्वल है। ठीक है, लेकिन 0 डिग्री डिसाइड कौन सी हुई, सारी लाइनें दो पोल्स को मिला रही है। ठीक है, सब लाइनें दो पोल्स को मिला रही हैं। ये जो मैप है ना, बहुत सिंपल सी बात है। अभी ये मैप आपको यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका दिख रहा है। ठीक है, अगर इसको मैं पूरा मोड़ दूंगा, ठीक है, जैसे ग्लोब बन जाएगा। अब वो कहाँ से शुरू कहाँ पे ख़त्म, कोई फिक्स लाइन थोड़ी है, आप जहाँ मर्जी से शुरू कर लो। समझ में आ रही मेरी बात भाई, एक ग्लोब है, ठीक है, तो ग्लोब की स्टार्टिंग कहाँ से है, एंडिंग, ये बोतल है मान लो, यहाँ से शुरुआत है, ऐसा थोड़ी है, आप कहीं भी शुरू कर लो इसको। इस लाइनें बनी हुई हैं, पहली लाइन कौन सी है, कोई पहली नहीं है, कोई आखिरी नहीं है। हम डिसाइड कर सकते हैं, हाँ इसको हम पहली मानेंगे, तो 1 2 3 4 5 ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, पर आप 1 इसको बोलो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ से 1 शुरू हो जाएगा। लेकिन तब क्या था, जब ये डिसाइड हुआ तब दुनिया पर यूरोप का राज चलता था, और यूरोप के अंदर भी पावरफुल कौन हो गए थे, ब्रिटिशर्स। ठीक है, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, तब लाठी उनके हाथ में थी, उन्होंने कहा भैंस भी किसकी होगी। हाँ, तो जहाँ पे उनकी लैब हुआ करती थी, यानी कि लंदन का एक जगह है ग्रीनविच, है ना, कहा यहाँ से जो लाइन पास हो रही है यहीं से स्टार्टिंग मानी जाएगी। ठीक है, तो 0 डिग्री उन्होंने उसी को माना। वो तो उनका बस चलता नहीं, वरना सूरज भी वहीं से उगवा ले सबसे पहले वो। ठीक है, खैर, तो यहाँ पर लंदन में एक जगह है ग्रीनविच, यहाँ पे एक लैब बनी हुई है, वहाँ पर ये सब डिसाइड हुआ था। तो जो लाइन वहाँ से पास हो रही थी उसको बोल दिया कि ये 0 डिग्री है। ठीक है, उसी को एक और वर्ड कहते हैं प्राइम मेरिडियन। ये सब लाइनें मेरिडियन कहलाती हैं। ठीक है, जैसे वहाँ पर ये वाली पैरेलल्स कहला रही थी, ये सब क्या कहलाती हैं, मेरिडियन। और जो सबका सेंटर है दैट इज प्राइम मेरिडियन। हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रधान मध्याह्न रेखा। हाँ, याम्योत्तर भी कहते हैं, इसी को एक और वर्ड चलता है याम्योत्तर। हिंदी में थोड़ा सा ये इशू होता है कि सिनोनिम्स ज़्यादा होती हैं, तो कई बार 2 शब्द चल रहे होते हैं, है ना। तो प्रधान मध्याह्न रेखा या प्रधान याम्योत्तर रेखा दैट इज 0 डिग्री, जो कहाँ से गुजरती है, लंदन, ग्रीनविच। क्लियर हो गया, ये दिख रहा है आपको जी लंदन, छोटा सा आइलैंड है इतना सा। ठीक है, तब उसका दुनिया पर राज चल रहा था। आगे बढ़ी, तो उन्होंने कहा कि इसको हम मानेंगे 0। ठीक है, और इसके जो इस तरफ का इलाका है ये कहलाएगा ईस्ट, क्योंकि सबसे पहले सन यहाँ से निकलता है। ठीक है, अब बोलोगे सन निकलता है मतलब, तो चूंकि बीच में बहुत बड़ा ओशियन है दैट इज पैसिफिक ओशियन,
वहाँ तो लैंड है नहीं। उसके बाद सबसे पहले सन जहाँ पर आता है वहाँ से हम शुरुआत मानते हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पर आता है जापान, कोरिया, इस इलाके में। तो इस लाइन के इधर का इलाका हो गया ईस्ट और इधर का क्या हो गया वेस्ट, ठीक है। तो इस लाइन को मैं कलर अलग कर दे रहा हूँ, ये हो गई 0 डिग्री, ठीक है। इसके इधर का इलाका क्या हो गया ईस्ट, या इसी को हम कह सकते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर, कह सकते हैं। और ये वाला क्या हो गया वेस्ट या वेस्टर्न हेमिस्फीयर। कौन सा गोलार्ध? यस, पूर्वी गोलार्ध। और ये हो गया पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है। जितने बच्चे क्लास में बैठे मैं सबको कह रहा हूँ, अगर कोई भी बात कहीं समझ में नहीं आएगा बेहिचक पूछ लीजिएगा। फीस भरी हुई है ना सबने? हाँ, पूछ लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अगर वो रह गया टॉपिक तो फिर क्या है कि आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि चीज़ें कनेक्ट हो रही होती हैं, ठीक है ना। फिर आप 2 दिन क्लास करोगे, डाउट बहुत सारे मन में रहेंगे, आपने पूछा नहीं, क्लियर हुआ नहीं, फिर धीरे धीरे क्या होगा आपको टॉपिक समझ में आना बंद हो जाएगा, फिर आपको इंटरेस्ट आना कम हो जाएगा, फिर क्लास में आप जमाइया लोगे, ठीक है, जो फैलती है। तो इसलिए कोई भी डाउट है उसी दिन तुरंत क्लियर करना, ठीक है। अभी हम बहुत इनिशियल फेज में हैं। तो सेंट्रल लाइन हो गया, इसके इधर ईस्टर्न, इसके इधर वेस्टर्न, क्लियर है ये वाली बात। इसीलिए हम लोग जो इसके आसपास की सारी कंट्रीज़ हैं उसको हम वेस्टर्न कंट्रीज़ कहते हैं, हम वेस्टर्न कल्चर बोलते हैं, है ना, कारण यही है। और यहाँ की कंट्री सारी ईस्टर्न कंट्रीज़ कहलाती हैं या ईस्टर्न कल्चर कहलाता है। हम लोग कहाँ पर हैं? ईस्ट में हैं हम लोग, ठीक है। क्लियर हुआ? कोई कन्फ्यूजन? वेरी गुड। नहीं, सेम चीज़ है, सेम चीज़ है, हाँ सेम चीज़ है। वो एक लाइन की बात करेंगे तो उसको हम एक पर्टिकुलर लाइन बोल देंगे। लैटिट्यूड एक कॉमन डेफिनेशन है, ठीक है, बस। और इन दोनों को मिला करके लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, इसको मिला करके वो बनते हैं कोऑर्डिनेट्स, यानी किसी भी जगह की एग्जैक्ट दूरी, ठीक है। उस पर अभी आएंगे, पहले इसको क्लियर करते हैं। ये क्लियर है? अब टोटल कितने लाइन होंगी ऐसी? 360 डिग्री है तो 360 टोटल होंगी। अब इसमें एक लोचा है। लोचा क्या है? टोटल लाइनें 360 हैं, पर हमने एक को नंबर 0 दे दिया है ना। तो कोई एक लाइन ऐसी भी होगी जिसका नंबर 2 होगा, ठीक है। तो क्या किया गया, जो 0 डिग्री के ठीक पीछे वाली लाइन है, ठीक है, आप एक बार को 0 को 1 मान लो, ठीक है। इसके ठीक पीछे कौन सी लाइन होगी? नहीं जी, अरे कॉमन सेंस विच इज़ नॉट कॉमन, ये बोतल है। कॉमन सेंस विच इज़ नॉट कॉमन, तो कॉमन सेंस लगाइए बहुत सारी जगहों पर, ठीक है। ये बॉटल गोल है, 360 डिग्री की है। यहाँ पर मैंने मान लीजिए मार्क कर दिया, ठीक है। ये हो गई 0, हाँ हाँ बोलना है, ठीक है। दादी नानी कहानी सुनाती हैं, उसकी शर्त होती है हाँ हाँ बोलते रहना। ये हो गई 0, ये 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करते करते घूम करके यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर कितनी आएगी? 360, 0 के साथ में, है ना। 0 से स्टार्ट किया, टोटल कितनी होंगी? तो 0 के ठीक इधर कौन सी आएगी? 360 आएगी ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 घूमते 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 360 आ गई। क्लियर हुआ? तो 0 के ठीक पीछे कौन सी लाइन होगी? हाफ वाली, 180, ठीक है। समझ में आई ये वाली बात? आपको आई समझ में बात? ठीक है, मैं तब भी दोबारा बता रहा हूँ। ये गोला है, हमने यहाँ पे हर 1 डिग्री पर एक लाइन खींचनी है। कुल डिग्रीज कितनी है? 300। यहाँ से हमने शुरुआत की, ठीक है ना। 1 2 3 4 50 60 70 80 90 100 120 30 40 50 60 ऐसे 360, ठीक है। तो 0 के ठीक इधर लाइन कौन सी होगी? 360, ठीक है। और 0 के ठीक, ये 0 इसके ठीक पीछे लाइन कौन सी होगी? हाफ वाली, बीच वाली, दैट इज 180, ठीक है। अब क्लियर हुई बात? तो जो 180 की लाइन है उसमें लोचा है। उसमें लोचा क्या है? चूंकि टोटल लाइनें 360 हो सकती हैं, 1 से शुरू करते तो इन्होंने शुरू कहाँ से किया? 0 से, ठीक है।
तो अब या तो 359 पर रुक जाओ, 0 से 359 पर रुक जाओ। अगर 360 करेंगे तो कोई एक लाइन जो है उसमें गड़बड़ करनी पड़ेगी। तो उन्होंने क्या किया, जो 0 के पीछे लाइन थी दैट इज़ 180 डिग्री, ठीक है, वो दोनों तरफ की यानी कि ईस्ट और वेस्ट की एक ही लाइन मान ली। अगर हम इधर से घूमते हुए जाएंगे तो 180 डिग्री वेस्ट की लाइन कहलाएगी, अगर हम इधर से घूमते हुए जाएंगे तो 180 डिग्री ईस्ट की लाइन कहलाएगी, ठीक है। क्लियर हो गई बात, कुछ कन्फ्यूजन? वेरी गुड, ठीक है। तो ये हो गए हमारे लॉन्गिट्यूड, एक 0 है, बाकी सारे 360 तक है। इधर वाला इलाका हो गया ईस्ट का, यानी कि 0 से लेकर के 180 तक आधा इलाका, सॉरी इधर का वेस्ट का है, 0 से लेकर के 180 तक क्या कहलाएगा, वेस्टर्न, और फिर 180 से वापस 0 तक का क्या कहलाएगा, ईस्टर्न। यहाँ तक क्लियर है? डन, वेरी गुड, बधाइयाँ, ठीक है। अब कुछ इनके फीचर्स की बात अगर हम करें तो फीचर्स क्या क्या हैं? पहली बात, ये सारी लाइनें पोल पर आकर के क्या हो जाती हैं, मर्ज हो जाती हैं, है ना, क्योंकि एक ही जगह पे आकर के मिल रही है सारी, ठीक है। देखिए यहाँ पर आकर के मर्ज हो जाएंगी। दूसरी बात, इनके बीच के डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो जो इक्वेटर है यहाँ पर डिस्टेंस क्या होगा, मैक्सिमम, और जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाएंगे तो डिस्टेंस क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। इसीलिए देखिए, अगर आप आपको ये मैप दिख रहा होगा तो ये जो लाइनें हैं ये कर्वी हैं, ऐसे आ रही हैं, ठीक है। घर में के मैप में देख लीजिएगा, ये जो लाइनें ऐसे ऐसे आ रही हैं ये सीधी लाइनें नहीं है, वो कर्व में है, क्योंकि गोले के ऊपर लगी हुई है। हम तो फ्लैट देख रहे हैं इसको, पर एक्चुअल में है तो गोला ही है, ठीक है। क्लियर हो गया? लिख लो 1-2 पॉइंट इसके अंदर लॉन्गिट्यूड में। लिखिए, द एंगुलर डिस्टेंस मेजर्ड ईस्ट एंड वेस्ट, the angular distance measured east and west of a place from prime meridian प्राइम मेरिडियन के ब्रैकेट में 0 डिग्री लिख सकते हैं, फ्रॉम प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूड। हिंदी में लिख लीजिए, प्रधान मध्याह्न रेखा ब्रैकेट में 0 डिग्री, प्रधान मध्याह्न रेखा से पूर्व या पश्चिम में किसी स्थान की दूरी को देशांतर कहते हैं, इसी में दूसरी बात लिख लीजिए, ऑल लॉन्गिट्यूड्स इक्वल इन लेंथ एंड कन्वर्ज एट पोल्स। कन्वर्ज मिल जाती है जाकर के, लिख लेंगे, कन्वर्ज एट पोल्स, सभी देशांतर रेखाएं। अब मैंने यहाँ पर बोला था ऑल लॉन्गिट्यूड्स, कहीं पर अगर ऑल लॉन्गिट्यूडनल लाइंस लिखा होगा तो इक्वल मतलब है उसका, एक ही बात है वो। सभी देशांतर रेखाएं ध्रुवों पर आकर मिल जाती हैं, और समान लंबाई की हैं, ठीक है। यहाँ मैंने इक्वल लेंथ क्यों लिखवाया है, क्योंकि जो लैटिट्यूड्स थी उनकी लेंथ इक्वल नहीं होती है, उनकी लेंथ लगातार क्या हो जा रही है, छोटी। ये जो लैटिट्यूड है, ऐसी लाइनें थी जो है ना, ये वाली, अब ये लगातार क्या होती जाएंगी, छोटी। सबसे लंबी कौन सी होगी, इक्वेटर वाली, और लगातार हम पोल्स पे जाएंगे तो क्या हो रही है, छोटी हो रही है।
लेकिन जो लॉन्गिट्यूड है ये सारी लाइनें सेम लेंथ की हैं, क्योंकि सब एक ही जगह से स्टार्ट होकर के एक ही जगह पर ख़त्म हो रही हैं। क्लियर है? तो स्टेटमेंट्स ऐसे ही बन जाते हैं। उनने ऊपर एक क्वेश्चन दिया, 4 स्टेटमेंट दे दी, बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, दोनों का मर्ज करके, इसलिए ध्यान रखना है। क्लियर हो गया? फिर नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, प्राइम मेरिडियन इज इन ग्रीनविच, कॉमा यूके। ग्रीनविच इज अ नेम ऑफ अ सिटी। आप लोगों ने कभी मोबाइल में टाइम सेट किया है? क्या लिखा हुआ आता है उसमें? GMT लिखा होता है ना, +5:30 GMT। उसका मतलब क्या होता है? ग्रीनविच मीन टाइम। बताऊंगा क्यों लिखा होता है, अभी आएंगे उस पर हम। ठीक है, क्या बोला मैंने? इज इन ग्रीनविच, कॉमा 180 डिग्री लॉन्गिट्यूडिनल लाइन is called international date line. I repeat, 180 degree longitudinal line is called या नॉन एज, दोनों बातें लिखी मिलती हैं बुक्स के अंदर, इंटरनेशनल डेट लाइन। ठीक है, इसी में एक बात मिस हुई है मेरे से, जो प्राइम मेरिडियन है ये इंटरनेशनल टाइम लाइन है। प्राइम मेरिडियन क्या है? हाँ, तो ऐड कर लो, प्राइम मेरिडियन इज इंटरनेशनल टाइम लाइन। ठीक है, पीछे लिखा आप लोगों ने, जो मैंने अपडेट किया अभी, जो 0 डिग्री है वो क्या है? वो दुनिया का टाइम डिसाइड करती है, और 180 डिग्री क्या करती है? दुनिया की डेट डिसाइड करती है। अभी आज तारीख क्या है? 16 अक्टूबर। पूरी दुनिया में ये तारीख नहीं है। ठीक है, अभी टाइम क्या हो रहा है? 12:30। अच्छा, याद दिला रहे हैं आप लोग, खत्म हो रही 12:30, पर पूरी दुनिया में ये टाइम नहीं हो रहा है। ठीक है, अलग अलग जगह पर अलग अलग डेट और टाइम है। तो डिसाइड कैसे होता है? तो दुनिया का टाइम कौन डिसाइड करता है? 0 डिग्री। और दुनिया की डेट कौन डिसाइड करता है? 180 डिग्री। हिंदी में लिख लीजिए, प्रधान मध्याह्न रेखा ब्रैकेट में 0 डिग्री, प्रधान मध्याह्न रेखा लंदन के ग्रीनविच में स्थित है। लंदन के ग्रीनविच में स्थित है, ग्रीनविच में स्थित है, और अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा है। अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा, टाइम लाइन है। समय रेखा है, फुल स्टॉप, उसी में आगे लिखना है। 180 डिग्री देशांतर रेखा, 180 डिग्री देशांतर रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। तिथि यानी कि तारीख, डेट, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। ठीक है, यहाँ तक कुछ कन्फ्यूजन किसी को अगर है तो बताइए। ऑल क्लियर? हाँ जी, हाँ, एंगुलर डिस्टेंस है, लेकिन डिस्टेंस जो लैटिट्यूड है वो डिस्टेंस इक्वेटर के नॉर्थ और साउथ में है, जबकि लैटिट्यूड उसके ईस्ट और वेस्ट में है। तो जब प्लेस ही बदल गया, रेफरेंस लाइन बदल गई, तो पूरा हिसाब ही बदल जाएगा ना। समझ में आया? मतलब ये 90 डिग्री का एंगल था, यहाँ पर हमने 0 डिग्री माना। ठीक है, यहाँ से 1 2 ऐसे लाइनें खींची, ये तो बन गया लैटिट्यूड। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है वो अलग तरीके से बना है, उनके बीच में डिस्टेंस क्या हो गया? इक्वल हो गया। लेकिन जब हम बना रहे थे लॉन्गिट्यूड, तो वहाँ पर हमने नॉर्थ और साउथ नहीं लिया है, वहाँ पर हमने बीच में लाइन डाली ईस्ट और वेस्ट लिया है। ठीक है, इसलिए डिफरेंस है ये। वहाँ पर नॉर्थ और साउथ है, यहाँ पर ईस्ट और वेस्ट है। ठीक है, क्लियर है सब कुछ?
अब दो बातें समझिए, फिर ख़त्म कर रहे क्लास हम, ठीक है। एक तो ये जो लाइनें हैं लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड, अब देखिए इसके मिलने से क्या बन गया बीच में, ये एक बॉक्स बन गया, इसको बोलते हैं ग्रिड। क्या बोलते हैं? ग्रिड, ठीक है। तो ग्रिड से क्या होता है, हमें किसी भी जगह की एग्जैक्ट लोकेशन हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। जीपीएस इसी बेस पर चल रहा होता है, हम जो लोकेशन ढूंढते हैं गूगल में, गूगल मैप्स में, वो इसी बेस पर फाइंड आउट कर रहा होता है। कभी आप देखेंगे, आप शेयर करेंगे तो उस पर नंबर सारे होते हैं, 27 डिग्री एंड समथिंग NE ऐसे लिखा होता है, ठीक है ना, वो नंबर से ही होते हैं। क्लियर हो गई बात। दूसरा, कल आपको होमवर्क करके आना है 2, जो भी पढ़ा है वही, ठीक है। होमवर्क कहाँ से करना है? आप लोगों के पास एटलस है क्या? ठीक है, कौन सा है? ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस होगा आप सबके पास। जिसके पास नहीं है वो लेके रखना है। अभी मैं तुरंत बुक्स लेने के लिए कोई भी नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, लेकिन एटलस इज़ वेरी मस्ट। क्या हो गया, कोई और से आपके पास? अच्छा, ठीक है। ऑक्सफोर्ड का आता है स्टूडेंट एटलस, ऑक्सफोर्ड के बहुत सारे एटलस आते हैं, सब में नहीं फंसना है, ठीक है। तो उसमें जा कर के जो वर्ल्ड का मैप दिया है, उसमें होमवर्क क्या कर रहे हैं, जो मैंने आपको ये इंपॉर्टेंट लाइंस बताई थी अभी, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, अंटार्कटिक और आर्कटिक, ये जो पांचों लाइनें हैं, तो ये पांचों लाइनें किन किन कंट्रीज से पास होती हैं? एक, किन किन कॉन्टिनेंट से पास होती हैं? 2, और किस किस ओशियन से पास होती हैं? 3। ये होमवर्क करके आना है, लिखना है, ठीक है। समझ में आई बात? ये 0 डिग्री जा रही है, अब यहाँ से लेके यहाँ तक जा रही है, तो बीच में ये ओशियन भी आया, बीच में कॉन्टिनेंट भी आया, और कॉन्टिनेंट में कंट्रीज भी आई, ठीक है। तो किस कॉन्टिनेंट से, किस ओशियन से, किस कंट्री से पास हो रही है, ये होमवर्क करना है। और कौन कौन से कॉन्टिनेंट या ओशियन हैं जिस पे तीनों पास हो रही हैं या कोई 2 पास हो रही है, ये सारा होमवर्क करके आना है, ठीक है। ये एक होमवर्क हो गया, बहुत बड़ा काम नहीं है, ठीक है ना, आधे घंटे में हो जाएगा एटलस में, और कम टाइम में भी हो जाएगा अगर आपको एटलस की हैबिट है। दूसरा, जो इंडिया है हमारा, भारत का जो मानचित्र है, भारत का जो मैप है, तो इसकी शुरुआत किस किस लैटीट्यूड से और किस किस लॉन्गिट्यूड से हो रही है ना। ऑब्वियस सी बात है, अभी जो हमने लाइनें बनाई हैं ये दोनों, ठीक है, तो इंडिया भी इसमें कहीं होगा। कहाँ पर है इंडिया? ये रहा, है ना। तो इंडिया का जो एंड है, यहाँ से कौन सी डिग्री की लाइन गुजर रही है, और इंडिया का जो शुरुआत है, यहाँ से कौन सा लैटीट्यूड गुजर रहा है। ऐसे ही ईस्ट वेस्ट के अंदर भी, तो इंडिया के नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट कौन सा लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड है ये, ठीक है। समझ में आया? कोई बात कहनी है तो बताइए, वरना फिर हम क्लास को समाप्त करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड डे। मैं ये पीपीटी भेजूंगा, ठीक है, जो मैंने होमवर्क दिया है कुछ उसके अंदर लिखा हुआ है, लेकिन अपनी ईमानदारी से उसमें देखना नहीं है, उस होमवर्क को पहले खुद से कर लेना है मैप में, फिर पढ़ना है उसमें, गलत भी हो सकता है वो। थैंक यू सर। ओके, गुड डे।